हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 7। आप लोगों ने बेसिक एडिटिंग सीखने से लेके डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग तक सब कुछ सीख लिया है। एंड अब हम लोग एक एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, यानी कि मोशन ग्राफिक्स सीखने वाले हैं। एंड ये बेसिकली ईमान गाजी अपनी एडिटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा यूज करता है। तो इस पूरे मॉड्यूल के अंदर मैं आप लोगों को ईमान गाजी के काफी सारे नए नए इफेक्ट्स को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। इस मॉड्यूल के अंदर नियरली 8 चैप्टर्स होंगे, जिनमें आप काफी सारे नए इफेक्ट्स बनाना सीख जाएंगे। एंड आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे नॉर्मल इफेक्ट्स को सिनेमैटिक बनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 1 को देखते हैं। इस चैप्टर में हम इस एनिमेशन को बनाने वाले हैं, जो कि मैंने ईमान गाजी की एक वीडियो से उठाया है। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले मैं इस वीडियो को रेफरेंस के लिए टाइमलाइन में ही रखना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को छोटा करके इसे ऊपर की साइड रख दूंगा, ताकि कैनवस भी विजिबल रहे और रेफरेंस वीडियो भी। तो बॉक्स बनाने के लिए आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है, जिसके बाद एडिट शेप में जाके आपको बॉक्स के साइज को एडजस्ट करना है। नाउ अगर रेफरेंस को देखोगे तो नोट के अंदर एक एनिमेशन है, तो हम भी अपने बॉक्स को पहले एनिमेट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है, और फिर रेफरेंस वीडियो में नोट जब पूरा खुल जा रहा है, जो कि है 20 फ्रेम पे, तो 20 फ्रेम पे भी एक की फ्रेम दे देना है। जिसके बाद पहले की फ्रेम पे आके आपको एक्स की वैल्यू को कम कर देना है कुछ इस वे में। एंड देन दोनों की फ्रेम्स के बीच में एक ग्राफ देना है। इस ग्राफ को मैं कुछ इस वे में मॉडिफाई कर दूंगा। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। नाउ प्रोजेक्ट टाइमलाइन में वापस आ जाएंगे एंड देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर ही अंदर एक और बॉर्डर बन रहा है। तो ऐसा बॉर्डर बनाने के लिए आपको एक और रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके साइज को एडजस्ट करना है कुछ इस वे में कि वो प्रीवियस वाले से थोड़ा छोटा रहे। इसके बाद आपको जाना है कलर एंड फिल में एंड यहाँ से कलर को बंद कर देंगे। जिसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में स्ट्रोक को एनेबल कर देना है और कलर को ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कुछ इस वे में। एंड देन बैक आके आपको स्ट्रोक साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं इन पे ध्यान देना। कैनवस में जो अभी रेक्टेंगल हमने बनाया है उसके कॉर्नर्स थोड़े से कर्व्ड हैं, लेकिन रेफरेंस में ऐसा नहीं है, तो उस चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिसके बाद आपको अगेन बैक आ जाना है एंड इस पे क्लिक करके लेयर को स्टार्टिंग में ले आना है। अब फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में चले जाएंगे एंड इसका कलर भी ग्रीन कर देंगे, या फिर आप यहाँ से कलर पिक भी कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जिसके बाद हम बैक आ जाएंगे। अब इसके ऊपर हमने जो लाइन क्रिएट की है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गई है, तो मैं इसे ठीक कर लूंगा। अब हमें देखना है कि लाइन वाली एनिमेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट हो रही है। तो ये हो रहा है 0.07 सेकंड पे। तो हम सबसे पहले लेयर को इस टाइम पे ले आएंगे। जिसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आपको इफेक्ट में जाना है एंड सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस एंड इसे अप्लाई कर देना है। जिसके बाद स्टार्ट में आपको एक की फ्रेम ऐड करना है और फिर रेफरेंस की हेल्प से देखेंगे कि ये एनिमेशन खत्म कब हो रही है। सो एट 125 एनिमेशन कंप्लीट हो रही है, तो सिंपली एंड पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को 100 कर देंगे और दूसरा की फ्रेम लग जाएगा। एक बार जरा एनिमेशन को देख लेते हैं। सो हमारी जो एनिमेशन है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमको चाहिए कि ये नीचे वाले कॉर्नर से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सिंपली आ जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे। जिसके बाद एडिट शेप के अंदर जाके आपको इसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू को चेंज करके इसे वापस से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बनाना है कुछ इस तरह से। अब अगर हम इसे प्ले करें तो इसकी एनिमेशन नीचे से ही स्टार्ट होगी। एज यू कैन सी साइज थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। जिसके बाद आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाके लेयर को सिलेक्ट करके आपको इफेक्ट में जाना है, ड्राइंग प्रोग्रेस को चूज करके ग्राफ के अंदर इसे भी ग्राफ दे देना है। जिसके बाद फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इनर एनिमेशन बॉक्स के बाहर दिख रही है, तो इसे भी ठीक कर लेते हैं। इसके लिए मैं बस नीचे वाले रेक्टेंगल के ग्राफ में जाके उसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ग्राफ के आर्म को थोड़ा सा इस वे में स्ट्रेच करके। तो अब अगर एनिमेशन को रन करे तो एक परफेक्ट एनिमेशन मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या है। सो 0.20 के बाद सर्कल ऐड करना है जिसके अंदर 7 लिखा होगा, लेकिन उससे पहले डॉलर का PNG आया है नियरली 0.10 सेकंड पे, जो कि 1 सेकंड पे पूरा रिवील हो रहा है। तो सिंपली आपको बस एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है जिसके अंदर आपको डॉलर का साइन लिख देना है कीपैड से एंड देन कलर पे क्लिक करके ग्रीन कलर को चूज करना है, लेकिन थोड़ा सा लाइट। फॉन्ट भी मैं थोड़ा सा बोल्ड ले लेता हूँ एंड इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ऐसे। एंड फिर स्केल में जाके इसके साइज को बढ़ा देता हूँ कुछ इस वे में। कलर थोड़ा ज्यादा सा ब्राइट हो गया तो मैं इसे भी एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ को बैक आके लेयर को आपको 0.10 सेकंड पे लेके आना है एंड देन फिर 1 सेकंड पे आपको ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाना है, जहां आपको की फ्रेम ऐड करना है। एंड देन लेयर की स्टार्टिंग में आके यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड करना है एंड ओपेसिटी को 0 कर देना है। ये करने के बाद कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी। तो डॉलर वाला काम भी हो गया। अब हमें जो सर्कल के अंदर 7 लिखा हुआ है वो क्रिएट करना है।
तो ये एनिमेशन 0.23 पे स्टार्ट हो रही है। तो हम 0.20 से स्टार्ट करते हैं। सिंपली एक सर्कल को ऐड कर लो एंड देन रेफरेंस में से कलर को पिक कर लो, जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस वे में। नाउ बैक आना है एंड एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है जिसमें लिखा होगा 7। अगेन एक बोल्ड फॉन्ट एंड व्हाइट कलर, जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से इसकी पोजीशन को सेट करना है एंड देन स्केल में जाके इसके साइज को थोड़ा ठीक कर देना है। इसके बाद आपको टाइमलाइन में वापस आना है एंड टेक्स्ट लेयर एंड सर्कल लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम करना है, क्योंकि रेफरेंस में दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। अब ये देखना है कि ये एनिमेशन एंड कैसे हो रही है। तो 0.20 पे ये खत्म हो रही है, लेकिन 0.15 तक 7 गायब हो रहा है। तो हम बस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाएंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे एंड देन चले जाएंगे 0.20 पे एंड इसको पूरा 0 कर देंगे। जिसके बाद हम बैक आ जाएंगे एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इनकी एक साथ हुई है। फिर आपको ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, स्केल के अंदर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करना है एंड फिर देखेंगे कि एनिमेशन रिवील कब हो रहा है। सो 0.15 पे पूरी एनिमेशन दिख रही है। तो बस वहां पे भी आपको एक की फ्रेम ऐड करके चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे एंड इस पे क्लिक करके हम इसे 0 कर देंगे। इसको प्ले करने पे कुछ इस तरह की एनिमेशन मिलेगी। नाउ की फ्रेम लगा दी है तो ग्राफ भी लगाई देते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो अब अगर आप रेफरेंस देखो तो 1 सेकंड 18 पे ये एलिमेंट आउट हो रहा है, तो हम भी इसे बिल्कुल छोटा सा कर देंगे। अब अगर देखें तो कुछ ऐसा बन गया होगा। अब आगे हमें 6 सर्कल ऐड करने हैं जिनका साइज एंड कलर हमें मैच करना है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब एक सर्कल बन जाए तब आपको आना है 1:18 पे, जहाँ प्रीवियस एनिमेशन खत्म हुई थी एंड लेयर को यहाँ से स्टार्ट करना है। जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नए सर्कल को प्रीवियस सर्कल के साथ मर्ज कर देंगे। जब ये हो जाए तो इसी के डुप्लीकेट लेयर्स हम बना लेंगे एंड हमको कम से कम 6 डुप्लीकेट लेयर्स बनाने हैं। जिसके बाद मैं एक बार रेफरेंस वीडियो देखूंगा कि किस मोमेंट पे एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। सो 2:05 पे एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। तो मैं बस फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इसे एक की फ्रेम दे दूंगा एंड स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेम दे दूंगा। जिसके बाद एंडिंग की फ्रेम पे आके इसे मैं बिल्कुल लास्ट में भेज दूंगा, कुछ इस वे में। जिसके बाद सभी सर्कल्स के साथ मैं ऐसा ही करूंगा एंड उनको अलग अलग पोजीशन पे रखता जाऊंगा। अगेन इस प्रोसेस को भी मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। जब ये सब कर लोगे तो फाइनली कुछ ऐसी एनिमेशन होगी आपके पास। एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है क्योंकि हमने ग्राफ नहीं दिया है, तो मैं सभी लेयर्स को ग्राफ भी दे देता हूँ। अब अगर आप देखो तो एक अच्छी एनिमेशन बन गई है। नाउ वी हैव टू सी कि रेफरेंस वीडियो में आगे क्या हुआ है। तो इस मोमेंट से नंबर रिवील्स हुए हैं सभी सर्कल के ऊपर। तो एक बार मैं टाइम स्टैम्प देख लेता हूँ जहां से ये स्टार्ट हुआ है। तो ये रिवील हुआ है 2:05 पे एंड 3.05 पे खत्म हो रहा है। तो हम बस एक टेक्स्ट लेयर को ऐड करके उसमें नंबर लिख देंगे एंड उसका फॉन्ट एंड कलर ठीक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म से उसकी अलाइनमेंट एंड स्केल को भी ठीक कर लेंगे। जिसके बाद आपको बैक आना है एंड चले जाना है ब्लेंड एंड ओपेसिटी में, जहां स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके ओपेसिटी 0 कर देनी है एंड देन 3.05 पे जाके इसको 100 कर देना है, कुछ इस वे में। प्ले करने पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस डुप्लीकेट लेयर कर करके नंबर एंड पोजीशन चेंज करनी है बस। तो मैं जल्दी से ये भी कर लेता हूँ। तो अब अगर आगे की एनिमेशन देखे तो ये 5.5 से स्टार्ट हो रही है एंड 5:15 पे खत्म हो रही है। तो अब ये इफेक्ट बनाने के लिए सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सभी को ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन ओपेसिटी को एक बार में ही कम कर देंगे, कुछ इस वे में। जिसके बाद सिंपली बाहर आके थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। अब अगर बाहर आके देखे तो एनिमेशन तो सही बनी है, बस इन दोनों के बीच में ग्राफ भी ऐड कर देते हैं, कुछ इस वे में। अब अगर बैक आके देखे तो एनिमेशन तो स्मूथ हो गई है, लेकिन एक सर्कल अभी भी है नोड पे जो कि शायद ग्रुप के अंदर नहीं गया। तो मैं बस की फ्रेम वाले टाइम स्टैम्प पे जाता हूँ और उस लेयर को भी सेम की फ्रेम दे देता हूँ ताकि ये भी गायब हो जाए। अब अगर एनिमेशन देखे तो यहाँ पे स्केल अप भी हो रहा है रेफरेंस वीडियो के अंदर। तो अब नंबर 1 वाले टेक्स्ट एंड सर्कल को भी ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आगे जाके टेक्स्ट लेयर के एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देता हूँ एंड सर्कल वाली लेयर्स को भी सिलेक्ट करके उसे भी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर दूंगा। रेफरेंस वीडियो हमारी 8:15 तक की है, तो सभी लेयर्स को 8:15 तक और स्ट्रेच कर देता हूँ एंड बाकी जो लेयर्स है जैसे कि नोड के बॉक्स, उन सबको भी यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम ऊपर की साइड आ जाएंगे 7-10 सेकंड पे एंड सर्कल वाली लेयर पे भी एक कट लगा देंगे एंड देन सर्कल को टेक्स्ट के नीचे ले आएंगे ताकि नंबर विजिबल रहे। तो अब पीछे की साइड आके सर्कल एंड टेक्स्ट 1 को हमें ग्रुप करना है कुछ इस वे में। जो हमारा ग्रुप 3 है वो हमने अभी क्रिएट किया है, ये बात ध्यान में रखना। अब आगे की साइड आने के बाद एनिमेशन 5.5 सेकंड से शुरू हो रही है एंड 5.25 पे खत्म हो रही है। तो करना क्या है कि ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्केल में जाके की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद आगे बढ़ के 5.25 पे भी एक की फ्रेम ऐड करके इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे और फिर पोजीशन में जाके इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे।
फिर थोड़ा सा और आगे जाके 6.5 के करीब इसे थोड़ा सा इधर कर देंगे। ये सब करने के बाद कुछ ऐसी एनिमेशन बन जाएगी। स्मूथनेस कम है तो ग्राफ भी ऐड कर देते हैं। मैं ग्राफ को कॉपी करके स्केल में भी सेम ग्राफ पेस्ट कर दूंगा ताकि सिंक बना रहे। तो अब अगर प्ले करके देखें तो स्मूथनेस बन रही है। अब सिंपली बैक आ जाएंगे। अब ये जो दो कटआउट निकले थे इनका काम है। तो सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और इसके साइज एंड पोजीशन को सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। जिसके बाद टेक्स्ट 1 को भी एडजस्ट कर लेंगे सीन के अकॉर्डिंग। एडजस्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम देना है एंड देन 7.25 के करीब एक और की फ्रेम देना है और पोजीशन को ऊपर की साइड करना है। जिसके बाद सिंपली दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको ग्राफ देना है। ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड नंबर वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसको मास्क करना है। आपको बस क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है जिससे ये नीचे वाली लेयर यानी कि सर्कल के साथ मास्क हो जाएगा। एज यू कैन सी कि नीचे से एक और पीएनजी भी आ रहा है नंबर के ऊपर जाते टाइम। तो 7.15 पे एक पीएनजी को इंपोर्ट करना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शेप लेयर से ही एक ले लेता हूँ एंड इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। जिसके बाद इसका साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड फिर 8 सेकंड पे एनिमेशन कंप्लीट हो रही है तो वहां पे भी की फ्रेम लगा देंगे। फिर वापस से पहले वाले की फ्रेम पे आके इसको नीचे की साइड कर देंगे सर्कल से बाहर। जिसके बाद बैक आ जाएंगे एंड दोबारा से सिलेक्ट करके इसको भी मास्क कर देंगे। तो अगर इसे प्ले करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी कि फायर वाला शेप बहुत जल्दी आ रहा है। तो सिंपली बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और लास्ट वाले की फ्रेम को थोड़ा दूर कर देंगे ताकि एनिमेशन स्लो हो जाए। अब अगर प्ले करके देखें तो सब कुछ सही है। नाउ आपको आना है 7.5 पे एंड एक न्यू टेक्स्ट लेयर को ऐड करना है एंड जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख देना है। साइज, फॉन्ट एंड कलर वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आपको आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड इसकी पोजीशन को सही करना है। जिसके बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में एंड स्टार्ट में की फ्रेम दे के वैल्यू 0 कर देना है। एंड फिर हम देखेंगे कि एनिमेशन किस मोमेंट पे कंप्लीट हो रही है, जो कि यहाँ पे है 7.20 पे एंड यहाँ पे ब्लेंड को 100 कर देंगे एंड अगेन की फ्रेम लगे तो ग्राफ भी दे देते हैं। जिसके बाद इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो एंड देख लो कि सेकंड टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 7.25 से हो रहा है तो बस नई लेयर को खींच के यहाँ पे ले आओ। जिसके बाद इसके अंदर के टेक्स्ट को एडिट करके उसकी पोजीशन वगैरह भी देख लेना। ये बेसिक्स है इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सो फाइनली हमारी एनिमेशन बन गई है। मैं इसे स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं इवन रेफरेंस लेयर को भी हाइड करके प्ले कर देता हूँ। सो फाइनली आप लोगों ने ईमान गाजी की एक एनिमेशन बनाना सीख लिया है। एनिमेशन सिंपल थी लेकिन बनाने में टाइम लगा एंड इसी चीज को एडिटिंग बोलते हैं। अगर आपने मेरे साथ साथ काम किया होगा तो आपको भी ये एनिमेशन बनाना आ गया होगा। और अगर नहीं बना पाए हो तो डोंट वरी, मैं अपनी प्रोजेक्ट फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसे देख के क्रिएट कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके सो आज की क्लास में हम ईमान गाजी की इस वाली एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। मैं पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस एनिमेशन को रिक्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फोन पीएनजी चाहिए। तो हम सीधा चले जाएंगे पहले गूगल पे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे फुल फोन पीएनजी एंड ये सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी फोन पीएनजी आपको अच्छा लगे आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। जिसके बाद आपको चले जाना है पिक्सल लैब की एप्लीकेशन में। जिसके बाद आपको पिक्सल लैब के अंदर ही इंपोर्ट पे क्लिक करके जो फोन पीएनजी आपने डाउनलोड करा है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसे थोड़ा सेंटर में अलाइन करके बैक आ जाता हूँ। जिसके बाद आपको स्क्रॉल करके मास्किंग के ऑप्शन में जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। जैसे आप इसे एनेबल करोगे आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ये सिलेक्शन टाइप बनी हुई है ये मास्क है। टेक्निकली इसके पीछे की चीज आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जो ये मास्किंग वाला पॉइंट दिख रहा है, अगर आप इसे पूरा ऊपर तक ले जाओगे तो पूरा का पूरा फोन ही दिखना बंद हो जाएगा। तो इसी मास्किंग की मदद से हम 2 पीएनजी बनाने वाले हैं, जैसा कि ईमान गाजी ने बनाया था फोन टूटने वाला। तो अभी के लिए मैं मास्क वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लाके फोन के आधे पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि पॉइंट से एक लाइन जा रही है जिसके 2 कॉर्नर्स है। अगर आप इनको ऊपर नीचे करोगे तो आपका मास्क उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होता जाएगा, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो इन्हीं हैंडल्स की मदद से मैं मास्क को थोड़ा इस वे में एडजस्ट करूंगा कि ऐसा लगे कि फोन टूटा हुआ है, एज यू कैन सी। जिसके बाद आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। आप इस चीज को अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जब आप फाइनली सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद आपको बस टिक पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पे आ जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
जिसके बाद आपको बस सेव एज ए इमेज पे क्लिक करना है एंड देन आप अपने फोन को एज अ पीएनजी सेव कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर। जब आप ये कर लोगे तो आपके पास फोन का सिर्फ एक ही हिस्सा है, लेकिन हमें नीचे वाला हिस्सा भी चाहिए होगा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। इसलिए आपको बस फोन पे क्लिक करके वापस से मास्किंग वाले एरिया पे आ जाना है एंड इस बार मास्क को अपोजिट कर देना है। ये करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको यहाँ नीचे मास्क मोड के अंदर जो अभी इन सिलेक्टेड था उसकी जगह आउट को सिलेक्ट कर देना है एंड आपका मास्क अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अब नीचे वाला एरिया शो होगा और ऊपर वाला हाइड हो जाएगा। जिसके बाद अगेन आपको बस टिक पे क्लिक कर देना है एंड देन अगेन ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसे भी सेव एज इमेज करके पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेना है। नाउ आपके पास एसेट रेडी है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। जब आपके एसेट रेडी हो जाए फिर आपको आ जाना है अलाइड मोशन के एप्लीकेशन पे। जिसके बाद यहाँ पे मेरे पास पहले से रेफरेंस वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा सा कॉर्नर में सेट कर दूंगा ताकि हम एक्जैक्टली सेम चीज को रिक्रिएट कर सके। जिसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में आ जाना है एंड देन जो भी पिक्सल लैब में आपने एसेट्स को क्रिएट करा है उसे यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। जैसे आप अपने दोनों एसेट्स को यहाँ पे ऐड ऑन करोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली पूरा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टूटा हुआ है। ना आपको करना क्या है कि आपको अपनी लेयर को सिलेक्टेड ही रखना है। जिसके बाद आपको इफेक्ट्स के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के अंदर कलर एंड लाइट कैटेगरी के अंदर कलराइज वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपके सामने एक इस तरह की कलर व्हील आ जाएगी। ना आपको जिस भी तरह का टोन अपने फोन पीएनजी को देना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें इसे रेड करना है, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करके रेड की साइड ले आऊंगा एंड आप देख सकते हो कि फोन का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा रेड टोन में आ रहा है। एंड यही इफेक्ट हमें ऊपर वाले में भी डालना है, इसलिए मैं 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद मैं सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसके इफेक्ट में जाऊंगा एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि ओवरऑल हमारा पूरा फोन पीएनजी अब एक रेड टोन में आ जाएगा। नाउ ये करने के बाद आपको अपने फोन पीएनजी के अंदर एक ग्लो इफेक्ट ऐड ऑन करना है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखा है, ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम ग्लो में नहीं जाते हैं बल्कि शेडो का यूज करते हैं। तो सिंपली आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। जिसके बाद आपको शेडो को एनेबल कर देना है, कलर को रेड सिलेक्ट कर लेना ताकि एक सही ग्लो बने एंड पोजीशन को 0 कर देना है। ये चीज हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों को सेटिंग्स की वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साइज है 45, अल्फा है 85 और पोजीशन है 0। जिसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है एंड देन सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके उसके साथ भी आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। नाउ शेडो ऐड करने के बाद आपको ये देखना है कि रेफरेंस वीडियो के अंदर किस मोमेंट पे फोन ब्रेक हो रहा है। जैसे कि अगर मैं हल्का सा आगे जाऊं तो ये नियरली 2.10 सेकंड पे ब्रेक हो रहा है। तो एग्जैक्टली 2.10 पे जाने की जगह मैं पहले 2.5 पे आ जाऊंगा ताकि हम एनिमेशन सही टाइम पे दे सके। तो नाउ ब्रेकिंग इफेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देना है एंड देन फिर रोटेशन के अंदर जाके यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है। जिसके बाद आपको कुछ फ्रेम्स आगे जाना है, जैसे कि यहाँ पे 2.25 पे पूरा ब्रेक हो रहा है तो मैं उस मोमेंट पे चला जाऊंगा। जिसके बाद मैं यहाँ से रोटेशन को थोड़ा सा मूव करूंगा कुछ इस वे में एंड देन पोजीशन में जाके इसको थोड़ा सा दूर कर दूंगा, जिससे कि एक ब्रेकिंग इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए मैं वापस से रोटेशन में जाके थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ। ना अगर स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन अभी तक बनी है। एज यू कैन सी उतना स्मूथ नहीं है, तो अगेन हम ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाके दोनों की फ्रेम्स के बीच में एक ग्राफ दे देंगे। जिसके बाद आपको इस कर्व को कॉपी कर लेना है एंड देन रोटेशन में जाके सेम ग्राफ पेस्ट कर देना है। अगर प्ले करके देखे तो आप देख सकते हो कि इस बार एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हुई है। लेकिन अगर आप अपने पीएनजी पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि जिस पोजीशन पे अपना फोन ब्रेक हो रहा है वहाँ पे एक शेडो टाइप है। तो ये चीज को ठीक करने के लिए आपको बॉर्डर एंड शेडो में वापस जाना है एंड इस बार शेडो के अंदर जाके पोजीशन पे क्लिक करना है एंड वाई की वैल्यू को थोड़ा सा ठीक कर देना है, जिससे कि शेडो वहाँ पे दिखना बंद हो जाए। जब आप ये करोगे तो आपकी शेडो आपके फोन से थोड़ी बाहर जाने लग जाएगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अल्फा को थोड़ा और कम कर देना है ताकि वो ज्यादा इम्पैक्ट ना दे पाए। जब आप सारी एडजस्टमेंट्स कर दोगे तो आपकी शेडो की वैल्यू लगभग कुछ ऐसी दिखेगी। हो सकता है आपके केस में ये थोड़ा अलग हो फोन के साइज को लेके, लेकिन मेरे केस में आपको मैं अपनी वैल्यू दिखा देता हूँ। जिसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन ऊपर वाले पीएनजी को भी सिलेक्ट करके उसके शेडो को भी ठीक उसी वे में एडजस्ट करना है जैसे हमने पिछले वाले को किया था। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको बैक आना है एंड देन फिर दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। जिसके बाद आपको ग्रुप को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्केल में जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको पोजीशन में आके इसे थोड़ा सा सेंटर अलाइन कर देना है एंड देन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम दे देना है। पोजीशन में की फ्रेम देने के बाद आपको रोटेशन में जाना है एंड वहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देना है। जिसके बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है नियरली 2 सेकंड पे एंड देन यहाँ पे अगेन एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड क्योंकि हमने पोजीशन में भी की फ्रेम लगाया था तो वहाँ पे भी जाके एक बार और की फ्रेम लगा देंगे। जिसके बाद आपको ग्रुप की स्टार्टिंग में आ जाना है,
और रोटेशन में जाके इसको नियरली -10 कर देना है, क्योंकि हमारी रेफरेंस वीडियो के अंदर भी मोबाइल टिल्टेड है। एंड देन पोजीशन में जाके इसे कैनवस से पूरा बाहर ही कर देंगे। जिसके बाद अगर हम एनिमेशन को प्ले करके देखें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप रेफरेंस वीडियो में देख सकते हो कि फोन एंड तक टिल्टेड ही है, तो हम दूसरे की फ्रेम पे आके अगेन रोटेशन में जाके इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। तो आप कुछ इस तरह की एनिमेशन बना चुके होंगे। इसमें अगेन स्मूथनेस कम है, तो हम दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके पहले ग्राफ दे देते हैं। जिसके बाद आपको ग्राफ को अगेन कॉपी कर लेना है एंड देन रोटेशन में जाके भी सेम ग्राफ को ऐड ऑन कर देना है। नाउ जब ये हो जाए उसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन जाना है ऐड इफेक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको 3D कैटेगरी के अंदर जाना है। एंड यहाँ पे आपको रास्टर एक्सट्रूड करके एक इफेक्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपने प्रोजेक्ट के मिड में आ जाना है। जिसके बाद अगर आप इफेक्ट को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेप्थ को 0 करना है। जिसके बाद आपको अगेन नीचे जाके हल्का सा स्क्रॉल करना है एंड आपको लाइट सोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा। इसको ओपन करके आपको शाइन को पूरा 0 कर देना है, कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको वापस से ऊपर आना है एंड देन यहाँ पे रोटेशन पे क्लिक करके टाइमलाइन में स्टार्टिंग में आ जाना है एंड एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड देन प्रोजेक्ट टाइमलाइन में ही आपको मिड में आके दोबारा से एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। जिसके बाद आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम पे वापस आना है एंड इस बार Y पे क्लिक करके Y की वैल्यू को -150 के करीब कर देना है। जब आप इसे प्ले करोगे तो आपको कुछ इस तरह का 3D इफेक्ट वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे और ज्यादा रोटेट कर सकते हैं Y की वैल्यू को डिक्रीज करके। अब अगर प्ले करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नाउ ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है। हमारी आधी एनिमेशन तो हो गई है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो रेफरेंस वीडियो के अंदर एक शाइनिंग इफेक्ट भी आ रहा है फोन के ऊपर, तो अब हम उसे भी रिक्रिएट कर लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको प्रोजेक्ट में थोड़ा आगे आ जाना है, नियरली 1.12 पर, एंड देन यहाँ पे रेक्टेंगल शेप को ऐड ऑन कर लेना है। जिसके बाद आपको एडिट शेप के अंदर जाके इसकी x की वैल्यू को इंक्रीज करना है एंड y की वैल्यू को डिक्रीज करना है, जिससे कि एक पतली सी लाइन बन जाएगी। ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन चले जाना है कलर एंड फिल के अंदर एंड यहाँ से आपको व्हाइट कलर को चूज कर लेना है रेक्टेंगल के लिए। इसके बाद आपको अगेन बैक आ जाना है एंड देन चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर, जहाँ पे आपको इसको हल्का सा डायगोनल कर देना है एंड इसको टॉप पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से फोन से बाहर। नाउ आपको प्रोजेक्ट में वापस जाना है एंड अगर आप ध्यान दोगे तो रेफरेंस वीडियो के अंदर 0.15 पे शाइनिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ था, तो हम यहीं पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देंगे रेक्टेंगल शेप को। जिसके बाद हल्का सा आगे बढ़ के नियरली 1 सेकंड पे हम रेक्टेंगल शेप को कुछ इस वे में क्रॉस करवा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं एनिमेशन रन करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन दिखेगी। ना आपको सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड देन इफेक्ट के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के अंदर ब्लर कैटेगरी के अंदर आपको बॉक्स ब्लर को चूज कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जिसके बाद अगर आप हल्का सा प्ले करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ना आपको सिंपली बैक आ जाना है एंड अपने रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इसको मास्क के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आपको आता ही है, आपको बस 3 डॉट पे क्लिक कर देना है एंड देन क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये रेक्टेंगल अब सिर्फ हमारे फोन PNG तक ही लिमिटेड रहेगा। जिसके बाद अगर प्ले करके देखें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शाइन वाला इफेक्ट अभी भी नहीं दिख रहा है। रीजन ये है कि ड्यूरेशन बहुत कम थी शाइन वाले इफेक्ट की। तो मैं क्या करूंगा कि मैं रेक्टेंगल वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा आगे ले आऊंगा एंड देन इसे सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे थोड़ा सा और दूर कर दूंगा, ताकि एनिमेशन को परफेक्ट टाइम मिले दिखने के लिए। नाउ अगर एनिमेशन को रन करके देखे तो अब आपको शाइनिंग इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आपको इसको थोड़ा और एम्फसाइज करना है और ज्यादा दिखाना है तो आप अगेन की फ्रेम पे जाके इसको थोड़ा सा और दूर कर सकते हो। नाउ अगर एनिमेशन को रन करे तो आपको फाइनल रिजल्ट कुछ इस वे में दिखाई देगा। नाउ आपको करना क्या है कि आपको रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंड एंड ओपेसिटी के अंदर जाना है एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, नियर टू 75। जिसके बाद आपको अगेन इफेक्ट के अंदर जाके बॉक्स ब्लर की स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। अब अगर प्ले करके देखे तो शाइनिंग इफेक्ट और ज्यादा नेचुरल लग रहा है। नाउ हमारी 2 एनिमेशन कंप्लीट हो गई है एंड अब हमको अपने ब्रेकिंग वाले इफेक्ट पे थोड़ी डिटेल्स ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको सही टाइम स्टैम्प पे आ जाना है, जो कि है नियरली 2.9 पे। जिसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को ऐड ऑन कर लेना है। ये एक रेजर इफेक्ट है जो कि आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। सिंपली आपको इस इफेक्ट को भी सिलेक्ट करके ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाना है एंड लाइटन में जाके यहाँ से आपको स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है एंड इसकी पोजीशन को थोड़ा सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये सेंटर में रहे और फोन के आसपास रहे, जैसा कि रेफरेंस वीडियो के अंदर है। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब ये हो जाए इसके बाद वापस से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन मीडिया में जाके एक और ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना है।
जो कि एक बुश वाला इफेक्ट है। ये भी अगेन मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड करा है। आपको इसके लिए सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन को हटाना है, तो उसके लिए आपको बस इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट के अंदर जाना है एंड देन ऐड इफेक्ट के अंदर क्रोमा की पे चले जाना है। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग की जगह आपको ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा। नाउ आपको अगेन बैक आना है एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो ये वुश वाला इफेक्ट है उसका कलर अलग है। नॉर्मली आपको सॉलिड कलर के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे ब्लू कलर की जगह व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद अगेन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देना है। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आपकी एनिमेशन रेडी होगी एंड आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले मैं टाइमलाइन को ठीक कर लूंगा, जिसके लिए मैं पहले सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, एंड रेफरेंस वीडियो को भी मैं यहाँ से पहले हाइड कर देता हूँ। नाउ फाइनली अगर मैं आपको एक्सपोर्टेड वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये ब्रेकिंग एनिमेशन बनाना आ गया हो। अब चलते अपने अगले क्लास में। ओके सो आज की क्लास में हम ईमान गाजी की इस वाली एनिमेशन को रिक्रिएट करेंगे। तो अगेन एनिमेशन बनाने से पहले हम लोग रेफरेंस वीडियो को छोटा करके पहले एक कॉर्नर में सेट कर देते हैं। अब इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि मैंने पहले इंपोर्ट करके रखा हुआ है। एंड इसके बाद आपको एक लाइन क्रिएट करनी है। अब लाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले वेक्टर वाले टूल पे। तो आप लोग जैसे ही वेक्टर ड्राइंग पे जाओगे आपके पास टच पैड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग अपने कर्सर को कंट्रोल कर पाओगे। एंड कहीं पे भी पॉइंटर लगाने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ता है। ये चीज मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको कैनवस के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे चले जाना है एंड यहाँ पे सबसे पहला पॉइंटर ऐड कर देना है, जिसके बाद आपको नीचे की साइड आना है एंड यहाँ पे भी एक पॉइंटर ऐड कर देना है। देन अगेन ऊपर की साइड जाके एक और पॉइंटर ऐड करना है, फिर नीचे की साइड एक और, फिर ऊपर जाके एक और पॉइंटर। टोटल आपको 5 पॉइंटर ऐड करने होंगे इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो लाइंस है वो बहुत ही ज्यादा पॉइंटी है, तो हमें उसे एक कर्वेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंटर को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली एक कर्वेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा कर्वेचर परफेक्ट नहीं है, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपने टच पैड से अपने कर्वेचर को ठीक करना है। ये काम मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कैसे करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड सभी कर्वेचर्स को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ। जब आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से एडजस्ट हो जाएं एंड आपकी रेफरेंस वीडियो जैसे दिखे, उसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ से जाना है कलर एंड फिल के अंदर, जिसके बाद आपको यहाँ से कलर को रिमूव कर देना है एंड देन वापस से बैक आ जाना है एंड देन आपको बॉर्डर एंड शैडो के अंदर जाके स्ट्रोक को एनेबल कर देना है। एंड सिंस हमको कलर विजिबल नहीं है तो आपको कलर पे क्लिक करके इसके कलर को व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। नाउ अगर आप लोग ध्यान दोगे तो स्टार्ट एंड एंड के ऊपर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपको बस इन तीनों ऑप्शन में से दोनों के लिए बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हल्का सा कर्वेचर रहेगा आपकी लाइंस के अंदर। जिसके बाद आपको वापस से बैक आ जाना है। देन अगेन आपको बैक आके चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड अपनी लाइन की पोजीशन को एंड स्केल को सही कर लेना है कुछ इस वे में। सिंस मुझे अभी भी अपनी लाइंस परफेक्ट नहीं लग रही है तो मैं एक बार के लिए एडिट पॉइंट्स के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ से अपनी लाइंस को थोड़ा ठीक कर लूंगा ताकि एक अच्छी शेप मिल सके। जब फाइनली आपकी लाइन रेडी हो उसके बाद आपको शेप लेयर को सिलेक्ट करके चले जाना है बॉर्डर शैडो के अंदर एंड यहाँ पे शैडो को एनेबल कर देना है एंड देन आपको लाइंस के लिए एक ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करना है। ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी आती है, हमने काफी बार रिपीट कर ली है। जब आप ये सब कुछ कर लो उसके बाद आपको अपनी शेप लेयर को स्टार्टिंग में ले आना है। अब आपकी लाइन तो तैयार है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो लाइन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल है जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको अगेन शेप लेयर के अंदर जाना है एंड एक सर्कल को ऐड ऑन कर लेना है। सर्कल ऐड करने के बाद आपको नॉर्मली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड उसकी साइज एंड पोजीशन को सही जगह पे एडजस्ट कर देना है, जैसा भी रेफरेंस वीडियो के अंदर है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन जाना है कलर एंड फिल के अंदर, जहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर आपको सबसे पहले लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करके ऑरेंज सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, एंड राइट साइड पे हल्का सा येलो कलर दे देंगे एंड इसको भी हल्का सा डार्क कर देंगे, जिससे कि एक अच्छा ग्रेडियंट वाला सर्कल हमारे कैनवस में आ जाएगा। इसके बाद आपको जाना है इफेक्ट के अंदर एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके ड्राइंग एंड एच कैटेगरी के अंदर आपको स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड ऑन करना है। फिर आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स को खोल के रेडियस को थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस वे में। जिसके बाद अगर आप हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे 2 कलर के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको डिफ्यूज कलर पे क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लेना है ताकि एक अच्छा सा शेडो टाइप भी आ जाए। जब आप ये कर लो उसके बाद आपको सिंपली वापस बैक आ जाना है एंड देन अगेन जाना है बॉर्डर एंड शेडो के अंदर एंड देन अगेन इसके साथ भी हम ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे शेडो के अंदर जाके, लेकिन ग्लोइंग इफेक्ट का कलर येलो रखना है क्योंकि एलिमेंट का कलर येलो है। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपका सर्कल फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। मैं सर्कल को जरा बीच में भी ले आता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। सिंस मुझे हल्की सी कमी लग रही है तो मैं स्ट्रोक एंड शेडो में वापस जाऊंगा एंड स्ट्रोक को एनेबल करके इसे अगेन येलो कलर दे दूंगा ताकि ये हाईलाइट भी अच्छे से हो जाए।
नाउ फाइनली हमारा सर्कल रेडी है एंड अब हम सर्कल वाली लेयर को भी स्टार्टिंग में ले आएंगे एंड एनिमेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल को आपको बिल्कुल लाइन की स्टार्टिंग में ले आना है, लेकिन इस बार हम एनिमेशन के लिए की फ्रेम का यूज नहीं करेंगे बल्कि इफेक्ट का यूज करेंगे। आपको नॉर्मली इफेक्ट में चले जाना है एंड ऐड इफेक्ट के अंदर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म कैटेगरी के अंदर एक इफेक्ट मिलेगा मूव अलोंग पाथ का। आपको बस इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ इंपोर्ट कर लेना है एंड जब आप इस इफेक्ट की सेटिंग्स को खोलोगे तो आपको स्टार्टिंग में बस एक की फ्रेम दे देना है। फिर आपको ये एनिमेशन जब तक चाहिए आपको उस टाइम स्टैम्प पे चले जाना है। जैसे कि हमारी रेफरेंस वीडियो में 5:15 पे ये खत्म हो जा रहा है तो हम 5:15 पे चले जाएंगे एंड प्रोग्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करने लगेंगे। जैसे कि आप देख पाओगे कि हमारा जो सर्कल है वो अपने आप ही पाथ पे चल रहा है एंड इससे एक और की फ्रेम भी ऐड हो ही जाएगा आपकी टाइमलाइन में। नाउ अगर मैं सिंपली स्टार्टिंग में आके अगर इसे प्ले करके देखूं तो आप देख सकते हो कि कितनी मस्त सी एनिमेशन बन गई है। ऑल्दो एनिमेशन तो बन गई है लेकिन सिंपली अगर आपको इसको स्मूथ करना है तो आपको बस ग्राफ में जाके एक ग्राफ ऐड ऑन कर देना है। अगर आप ग्राफ ऐड ऑन करते हो तो मेक श्योर कि आप रेफरेंस वीडियो देख लेना कि किस मोमेंट पे आपका सर्कल कहाँ पर है एंड उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को एडजस्ट कर लेना, उसके आर्म्स को स्ट्रेच करके या फिर कंप्रेस करके। जब आप ये सब कुछ कर लोगे और फाइनली अपनी एनिमेशन को रन करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब वैसे मैक्सिमम काम तो हो गया है, अब हमें बस एक छोटा सा काम करना है जो कि है टेक्स्ट को ऐड करना। तो आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट को ऐड ऑन कर लेना है, जिसके बाद जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एडिटिंग लिख देता हूँ। देन अगेन आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए, साइज कितना चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, एवरीथिंग। ऑल्दो कलर यहाँ पे व्हाइट ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देन आपको टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसके स्केल को थोड़ा सा कम कर देना है लाइन के अकॉर्डिंग एंड देन पोजीशन में जाके इसके और इसकी सही पोजीशन पे भी रख देना है। जब आप टेक्स्ट को उसकी पोजीशन पे रख दो उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट के अंदर एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो भी स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ। जब आप इस इफेक्ट की सेटिंग को खोलोगे तो आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को खोलना है जिसके अंदर रेंज होगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही की फ्रेम ऐड करना है रेंज के अंदर, जिसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है नियरली 1 सेकंड के करीब एंड देन सिंपली बस इसकी वैल्यू पे क्लिक करके इसको 100 कर देना है। जिसके बाद आपको वापस आके हल्का सा नीचे की साइड जाना है एंड आपको विजुअल एट्रीब्यूशन का एक टैब मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको एनेबल कर देना है एंड देन कलर पे क्लिक करके यहाँ से कलर व्हील में चले जाना है एंड इसकी ऑपेसिटी को बिल्कुल 0 ही कर देना है एंड कलर को व्हाइट कर देंगे यहाँ से। अब अगर इसे हल्का सा प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको दिखेगी। वहीं अगर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे इफेक्ट टैब के अंदर ही तो आपको यहाँ पे एक और टैब मिलेगा अंदर रैंडम ऑर्डर का। अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे रैंडमली कोई भी वर्ड पहले आ जा रहा है और उसके बाद जाके पूरा वर्ड कंप्लीट हो रहा है। जब टेक्स्ट की एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको बस लेयर को सही टाइम स्टैम्प पे ले आना है। अगर मैं आपको हल्की सी एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल रही है। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि एनिमेशन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है टेक्स्ट की, इसलिए मैं टेक्स्ट वाली लेयर को उठा के थोड़ा स्टार्टिंग में ही ले आता हूँ। नाउ वैसे काम तो हो गया है लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सर्कल के ऊपर आ रहा है, जबकि जो हमारी रेफरेंस वीडियो है उसके अंदर सर्कल ऊपर है और टेक्स्ट पीछे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जेड वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड देन स्क्रॉल करके इसको पीछे करना है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे करते यहाँ टेक्स्ट ही गायब हो गया। द रीजन इज कि वो हमारे बैकग्राउंड के पीछे चला गया है। तो हम पहले बैकग्राउंड को पीछे ले जाते हैं एंड उसको स्केल से थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड उसके बाद टेक्स्ट वाली लेयर को ठीक कर देते हैं। ये सारी चीजें भी आप पिछले मॉड्यूल में सीख चुके हो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल सही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। आप चाहो तो टेक्स्ट के अंदर ग्लो भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऑल्दो ईमान गाजी वाली एनिमेशन में ये नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, आपको ये आता है। अब सेम प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करना है एंड सभी टेक्स्ट को ऐड ऑन कर लेना है। जब आप एक टेक्स्ट लेयर को बना लोगे तो आप उसको ही कॉपी पेस्ट करके अपने बाकी के टेक्स्ट भी लिख सकते हो। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। नाउ फाइनली जब आपका सीन सेटअप हो जाए उसके बाद बारी आती है कैमरा की। तो सिंपली बस आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट के अंदर जाना है एंड यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। एंड अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब भी आप कैमरा ऐड ऑन करते हो तो आपको कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऑन करना है, जो कि यहाँ से हो जाएगा। एंड सिंस हमें कैमरा की मूवमेंट को स्मूथ रखना है तो हम कैमरा के साथ साथ नल को भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले कैमरा को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देना है। जब आप ये सब कर लो तो आपको बस नल लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है एंड स्टार्टिंग के अंदर ये एक की फ्रेम दे देना है, जिसके बाद आपको जेड वैल्यू पे क्लिक करके उसको हल्का सा जूम इन कर लेना है एंड देन एक्स एंड वाई की पोजीशन को चेंज करके उसको सेंटर में अलाइन कर लेना है।
इसके बाद आपको अपने टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाना है। हे गाइस वेट, अगर आपने ये कोर्सेज़ को कंप्लीट किया है तो मैं बता दूं कि मैंने ये कोर्सेज़ को लीक किया है और ऐसे मैंने 4000 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। और वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे आप अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक सर्च का ऑप्शन। सिंपल सा इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपल सा आपको सर्च करना है RIYASMM.shop। क्या सर्च करना है, RIASMM.shop। अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं स्क्रीन पे आपको बैक में दिख रहा होगा, सिंपल सा वही वर्ड मीनिंग को सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पे ये सारे कोर्सेज अपलोडेड है। तो जाइए और कोर्सेज को एंजॉय करिए। इसके बाद आपको अपने टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाना है अराउंड 1.20 पे, एंड देन वापस से जेड को थोड़ा जूम आउट करना है। एंड सिंस हमने जेड की वैल्यू हिलाई है तो एक्स एंड वाई को भी हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर प्ले करके देखें तो आपको थोड़ी ऐसी सी एनिमेशन मिलेगी। एंड सिंस हम लोगों ने की फ्रेम लगाया तो हम इसके अंदर ग्राफ भी ऐड करेंगे। नाउ ग्राफ ऐड करने के बाद आपको वापस से बैक आना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और की फ्रेम ऐड कर देना है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि सेकंड एंड थर्ड की फ्रेम के बीच में कोई भी एनिमेशन नहीं है, यानी कि कैमरा की मूवमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आपको फिर थोड़ा सा और आगे जाना है, जिसके बाद वापस से कैमरा जूम इन हुआ है तो आपको एक और की फ्रेम लगा के जेड की वैल्यू को चेंज करना है एंड देन एक्स एंड वाई से उसको अलाइन भी कर लेना है। एंड देन जो आपका थर्ड की फ्रेम था और लास्ट की फ्रेम है उसके बीच में भी आपको ग्राफ एड ऑन कर देना है। जब आप ये सारा काम कर लोगे तो फाइनली आप कुछ ऐसे एनिमेशन बना चुके होंगे। ये एक बहुत ही इजी एनिमेशन है, लेकिन आप लोग स्टिल देख सकते हो कि ये कितना इम्पैक्टफुल है एंड आपकी वीडियो की क्वालिटी कितना इंप्रूव कर सकता है। तो आज की क्लास में हम ईमान गाजी का ये बुक वाला एनिमेशन बना के देखेंगे। मैं आप लोगों को पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रेफरेंस वीडियो को टॉप पे रख देता हूँ छोटा करके। इसके बाद जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो है बुक को क्रिएट करना। उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे ऐड कर लूंगा एंड उसके साइज को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लूंगा। जिसके बाद मैं कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को थोड़ा चेंज कर दूंगा ताकि ये बैकग्राउंड से थोड़ा अलग हो जाए एंड आपको क्लियरली विजिबल भी हो। जिसके बाद वापस से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है एंड देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके नीचे से थर्ड ऑप्शन स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपका रेक्टेंगल पूरे बैकग्राउंड में कवर हो जाएगा। फिर आपको कलर में जाके इसे ब्लैक कर देना है एंड देन फिर वापस से एडिट शेप में आके एंड देन एडिट शेप में जाके इसके साइज को कुछ इस वे में डिक्रीज करना है। इसके बाद अगेन आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड एक और रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको एक और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड उसे राइट हैंड साइड पे ला के जो हमारा पेज है या फिर कह लो जो हमारे पुराने रेक्टेंगल की शेप है उसके साइज का कर देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का। जिसके बाद आपको वापस आ जाना है एंड सिंस कलर वापस से एक रेड टोन के अंदर आ गया है तो मैं इसको जरा चेंज कर देता हूँ। जिसके बाद आपको इफेक्ट के अंदर जाना है एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके 3D वाली कैटेगरी के अंदर फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपकी इफेक्ट्स की सेटिंग्स खुल जाएगी। आपको बस नीचे हल्का सा स्क्रॉल करके पिवट पे आना है एंड फिर इसकी एक्स की वैल्यू को -100 कर देना है। जिसके बाद आपको हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना है एंड एंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन में आपको थोड़ा सा आगे चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद आपको अगेन थोड़ा सा आगे जाना है और एक और की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन एंगल को आपको थोड़ा इस वे में इंक्रीज करना है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आप ये करोगे तो आपको इस तरह की एक बुक फ्लिपिंग एनिमेशन मिल जाएगी। इसको आप डायरेक्टली 180 डिग्री भी कर सकते हो, लेकिन वो मेरा परफेक्ट नहीं बैठेगा तो मैं 178 डिग्री के आसपास इसे रख दूंगा। जब ये हो जाए इसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन इसी के डुप्लीकेट लेयर्स आपको बनाने हैं। सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। एंड सिंस यहाँ पे काफी सारे रेक्टेंगल PNG हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे पहले नेम चेंज कर देता हूँ लेयर्स की, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब आप नेमिंग कर लो तो उसके बाद आपको पेज 2 पे आना है एंड सिंपली जो यहाँ की फ्रेम से थोड़ा सा आगे का पार्ट है उसे हम डिलीट कर देंगे एंड देन पेज 2 को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे रख देंगे टाइमलाइन में। जिसके बाद आपको पेज 2 को अगेन सिलेक्ट करना है एंड उसे पेज 1 के नीचे रखना है। अगर आप इसे प्ले करोगे तो आपको कुछ इस वे में देखने को मिल जाएगा। दोनों पेजेस का कलर सिमिलर है तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए पेज 2 का कलर भी चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे ग्रीन कर देता हूँ। अब अगर मैं हल्का सा टाइमलाइन में आगे चल रहा हूँ, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे एक इशू आ रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि जब ये फ्लिप हो रहा है तो वो तो सही पोजीशन से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बाद में जब पूरा उस लेफ्ट साइड चला जा रहा है तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है एंड इसको हम पेज 3 का नाम दे देते हैं।
जिसके बाद आपको इसको नीचे ले आना है एंड हल्का सा आगे रख देना है टाइमलाइन में। देन आपको पेज 2 वाली लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इससे एग्जैक्ट मूवमेंट पे इसे स्प्लिट कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आप देख पाओगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड सिंस पेज 3 का कलर सिमिलर है और कंफ्यूजन हो रही है तो मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब अगर मैं स्टार्टिंग से हल्का सा आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इस मोमेंट पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन अब ये सेम प्रॉब्लम आपको पेज 3 के लिए देखने को मिलेगी। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आपको बस अपनी लेयर को स्प्लिट कर देना है और काम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जितने भी पेजेस ऐड करने हैं तो पहले तो डुप्लीकेट लेयर बना लेना एंड देन उनको स्प्लिट कर करके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक और पेज ऐड कर लेता हूँ। नाउ जब आपके डिजायर्ड नंबर ऑफ पेजेस हो जाए उसके बाद आपको टाइमलाइन को ठीक कर लेना है। सिंस आप देख सकते हो कि काफी सारी लेयर्स बहुत आगे आगे तक चली गई है, तो सिंपली मैं बस 4 सेकंड पे चला जाऊंगा एंड सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से बाकी की एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा। जब आप ये सब कुछ कर लो फिर आपको अपनी टाइमलाइन में कुछ चीजों को हाइड करना पड़ेगा, जैसे कि ये ग्रे बैकग्राउंड और साथ में ये लाइन। ये चीजें बस हमने अपने इफेक्ट को इजिली क्रिएट करने के लिए बनाई थी। अगर मैं रेफरेंस वीडियो एंड इन सभी लेयर्स को हाइड कर दूं एंड उसके बाद आपको एनिमेशन को रन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनी है। नाउ यू कैन सी कि आपको एक अच्छी खासी बुक फ्लिपिंग एनिमेशन बनानी आ गई है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है। ये जो हमने अभी बनाया है ये बुक का आउटलेट है, लेकिन ये बुक जैसी लग नहीं रही है क्योंकि हमें इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले किसी एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन कलर एंड फिल में जाके इस लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जिसके बाद अगर आप सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करोगे तो आप अपनी मीडिया से कोई भी इमेज को यूज कर सकते हो एंड आपका जो पहला पेज है वो रिप्लेस हो जाएगा इस चीज से। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप मीडिया को सिलेक्ट कर लो तो यहाँ टॉप कॉर्नर में आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप ये करोगे तो जो आपकी शेप लेयर थी वो रिप्लेस हो जाएगी इस वाली लेयर के साथ, लेकिन इसके ऊपर पूरी प्रॉपर्टीज बनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हल्का सा प्ले करके दिखाता हूँ आपको। एज यू कैन सी सिंपली आपको सेम वे में सभी लेयर्स के साथ करना है। अब मैं पेज 2 के साथ भी यही करता हूँ, पेज 2 को भी रिप्लेस कर देता हूँ कुछ इस वे में। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमारे पास पेज 2 की 2 लेयर्स है क्योंकि हमने उसे स्प्लिट किया था। तो जो सेकंड लेयर है उसके साथ भी आपको सिमिलर काम करना है एंड मेक श्योर करना है कि जो आपने पेज 2 की पहली लेयर पे लगाया था वही पेज 2 की सेकंड लेयर पे भी सिलेक्ट करो। दोनों की मीडिया अलग कर दोगे तो आपकी जो एनिमेशन है खराब हो जाएगी। एंड देन सेम काम आपको पेज 3 एंड पेज 4 के लिए भी करना है। ना मैंने लगभग सब कुछ रिप्लेस कर दिया है, तो अगर अब मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसी एनिमेशन मिलेगी। आप लोग देख सकते हो कि आपने कितना बढ़िया सा एक बुक फ्लिप एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया होगा। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं इसको एनिमेट करके। कैसे करने में आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाना है एंड एक नल लेयर को यहाँ पे ऐड ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी लेयर है कि एक एक को अगर एनिमेट करने गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम सिंपली नल को ऐड करते हैं एंड उसके साथ सबको मर्ज करके फिर सिर्फ नल को ये एनिमेट करते हैं। तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जाके नल लेयर को ऐड ऑन कर लेता हूँ। जिसके बाद आपको जितने भी ये पेज वाले लेयर्स दिख रहे हैं इन सबको यहाँ पे नल के साथ कनेक्ट कर देना है। ये चीजें मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। जब आप सभी पेजेस को नल के साथ कनेक्ट कर दो उसके बाद आपको बस नल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है एंड सबसे पहले मैं इसे जरा कैनवस के बीच में ले आता हूँ। जिसके बाद मैं स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड देन थोड़ा आगे चला जाऊंगा नियरली 1 सेकंड पर एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। जिसके बाद मैं सिंपली रोटेशन वाले ऑप्शन में चला जाऊंगा और वहां पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और स्टार्टिंग में आके रोटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कुछ इस वे में। जिसके बाद मैं पोजीशन में जाके इसे हल्का सा नीचे कर दूंगा, लगभग कैनवस के बाहर कर दूंगा एक सिनेमैटिक इफेक्ट बनाने के लिए। जिसके बाद आपको बस सिंपली दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है, ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ग्राफ दे देना है। जिसके बाद बस आपको इसी ग्राफ को कॉपी करना है एंड देन रोटेशन में जाके सेम ग्राफ को पेस्ट कर देना है। नाउ अगर प्ले करके देखे तो आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन मिलेगी। तो यू कैन सी कि इस मोमेंट पे एनिमेशन लगभग खत्म हो गई है। तो यहाँ पे हम एक एनिमेशन ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेयर्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मैं पहले टाइमलाइन को ठीक कर लेता हूँ। सिंपली पेजेस वाली लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस वे में। इसके बाद मैं वापस उसी वाले टाइम पे आऊंगा जहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हुई थी। जिसके बाद मैं नल को सिलेक्ट करके अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा एंड देन लेयर के एंड होने से कुछ सेकंड पहले ही एक और की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जिसके बाद मैं इसे मिडल में लेके आ जाऊंगा एंड देन दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाके यहाँ पे एक ग्राफ ऐड ऑन कर दूंगा। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड गायब हो गया, तो मैं उस वाली लेयर को भी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस वे में। जिसके बाद अगर मैं आपको फाइनल एनिमेशन दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की बनी होगी।
तो फाइनली अब आप लोगों को एक बुक फ्लिपिंग एनिमेशन भी बनाना आता है, वो भी ईमान गाजी लेवल का। ये एनिमेशन आपको इवन डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग स्टाइल में भी काफी काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो आज की क्लास में हम ईमान गाजी का ये वाला एनिमेशन बनाना सीखेंगे। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेफरेंस वीडियो को छोटा करके एक कॉर्नर में कर देंगे ताकि हमारे लिए बनाने की स्पेस बची रहे। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए होगा एक बैकग्राउंड। एंड बैकग्राउंड बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। सिंपली आपको बस शेप लेयर में चले जाना है एंड देन यहाँ पे शेप को ऐड करके उसकी एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू को इस वे में इंक्रीज कर देना है। इसके बाद सिंपली बस आपको लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल में चले जाना है एंड यहाँ पे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। जिसके बाद आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हो, लेकिन मैं सेम बना रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू ही चूज कर लेता हूँ। नाउ एक बार आपका बैकग्राउंड रेडी हो जाए उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन है वो बनानी है। तो सिंपली आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में आ जाना है एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस बार आपको टेक्स्ट में जाना है। जिसके बाद आपको कीपैड के अंदर अंडरस्कोर का ऑप्शन दिखेगा। आपको एक अंडरस्कोर लगाना है, फिर स्पेस देनी है, फिर दोबारा से अंडरस्कोर लगाना है, फिर स्पेस देनी है एंड देन दोबारा से अंडरस्कोर लगाना है। आपको इसी वे में अंडरस्कोर ऐड करने हैं, वो भी बहुत सारे। लाइक आप यहाँ देख सकते हो मैं 3-4 लाइन के अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है एंड अपने टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना है कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको ये जो टेक्स्ट वाला बॉक्स है उसके सर्कल को ड्रैग करना है एंड उसको लंबा कर देना है ताकि जो आपके सारे अंडरस्कोर्स थे टेक्निकली वो एक लाइन के अंदर आ जाए। जब ये सब कुछ हो जाए फिर आपको बस यहाँ से व्हाइट कलर को चूज कर लेना है एंड देन यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। नाउ आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल पे जाके इसको इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से। जिसके बाद आपको बस पोजीशन में चले जाना है एंड इसको यहाँ पे इस वे में एडजस्ट कर देना है। नाउ स्टार्टिंग में आपको एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड देन रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग देख लेना है कि कहाँ तक एनिमेशन की गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरी लेयर खत्म हो गई है और उस टाइम पे एनिमेशन चेंज हुई है, तो मैं इसको हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा। जिसके बाद आपको इसको बस एनिमेट करना है कुछ इस वे में। आपको बस अपने जो लेयर है उसको लेफ्ट में लेके जाते रहना है। आपको ये तब तक करना है जब तक आप अंडरस्कोर के एंड तक ना पहुंच जाओ एंड देन खत्म इस वे में करना है कि अंडरस्कोर और कैनवस के बीच में स्पेस ना दिखे, ऐसा लगे कि ये लाइन चलती ही जा रही है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन जो आपका बैकग्राउंड है उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। अब अगर मैं स्टार्टिंग में आके आपको प्ले करके दिखाऊं तो हमने कुछ इस वे में क्रिएट किया होगा। ओके, सो लेन तो बन गई है लेकिन ये उतना सिनेमैटिक नहीं लग रहा जितना हमको चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको अगेन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक और शेप लेयर को ऐड करना है एंड उसके साइज को इंक्रीज कर देना है कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको बैक आना है एंड देन कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को चेंज करके ब्लैक में कर देना है। नाउ आपको जाना है इफेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे ब्लर कैटेगरी के अंदर आपको बॉक्स ब्लर को चूज कर लेना है। आपको इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देना है नियरली 0.4 के करीब। इसके बाद आपको बैक आना है एंड आपने जो नया रेक्टेंगल बनाया है और जो आपकी लेन थी उन दोनों को मर्ज कर देना है, यानी कि आपको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है उनको मास्किंग के साथ। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी जो लेन थी अब वो एक ब्लर इफेक्ट के साथ आ रही है और जा रही है। टेक्निकली आपने सीन को थोड़ा और सिनेमैटिक और डायनेमिक बना लिया है। नाउ ये सब कुछ करने के बाद आपको बस सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने मेन एलिमेंट को यहाँ पे ले आना है। मैंने गूगल से एक गाड़ी का पीएनजी डाउनलोड कर लिया था तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ सबसे पहले तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल से इसके साइज को ठीक करेंगे और वो इसकी पोजीशन को भी ठीक कर देंगे। जब आप ये कर लो उसके बाद आपको एक नल लेयर को यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके नल लेयर को यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना है। जिसके बाद आपको अपने पीएनजी को और लेन वाली लेयर को दोनों को अटैच करना है नल लेयर के साथ। एंड ये सब कुछ करने के बाद आपको नल लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद आपको रोटेशन वाले सेक्शन में भी चले जाना है एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देके इसको हल्का सा रोटेट कर देना है जैसा कि हमारी रेफरेंस वीडियो के अंदर है। मैं सिंपली बस पोजीशंस और रोटेशन को थोड़ा सा मूव करके इसकी पोजीशन को परफेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ना है एंड जहाँ पे आपकी कार रेफरेंस वीडियो के अंदर सीधी हो रही है वहाँ पे एक और की फ्रेम दे देना है एंड देन चले जाना है रोटेशन में। जहां आपने -20 किया था वहां पे उसको +20 कर देना है। टेक्निकली कार की रोटेशन इस टाइम तक पूरी चेंज हो चुकी है। जिसके बाद आपको जाना है पोजीशन में एंड इसको मिड में ले आना है जैसा कि हमारे रेफरेंस वीडियो के अंदर है। अब अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरह की एनिमेशन मिलेगी। तो इस टाइम तक हमने जो क्रिएट करा है वो काफी हद तक सही है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग 2.25 पे हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे पोजीशन और रोटेशन दोनों के अंदर एंड देन रोटेशन को यहाँ से शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट में आगे जाके देखें तो 3.25 पर गाड़ी की पोजीशन वापस से चेंज हुई है। तो हम यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड पोजीशन एंड रोटेशन को एडजस्ट कर देंगे रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इतने सेक्शन को प्ले करके देखूं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल रही है।
जो कि परफेक्ट है रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको बस रेफरेंस वीडियो में ये चेक करना है कि किस मोमेंट पे कार वाले पीएनजी को कैनवस से बाहर कर दिया गया है, एंड देन उस टाइम पे जाके पोजीशन वाले सेक्शन में जाके आपको एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और इसे टोटली बाहर कर देना है कैनवस से। अब अगर मैं प्ले करके देखूं इतने सेक्शन को तो कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ होगा। अब वैसे एनिमेशन तो प्रॉपर बनी है, लेकिन कहीं कहीं पे बस लेंस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है कि लेन थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है या फिर प्रॉपरली विजिबल नहीं है। तो मैं नॉर्मली ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा एंड रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग देखूंगा कि लेन कहाँ पे गायब हो रही है एंड की फ्रेम लगा के उनको थोड़ा सा मूव कर दूंगा। जिसके बाद मैं पूरी टाइमलाइन में भी देख लूंगा कि किसी भी और मोमेंट पे ऐसा ना हो रहा हो, और जहाँ पे भी हो रहा होगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म से उस चीज को मैं ठीक कर लूंगा। इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब अगर आप रेफरेंस वीडियो पे ध्यान दोगे तो जो कार है वो भी किसी किसी मोमेंट पे अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो ये करना बहुत ही आसान है। आपको टाइमलाइन में आके पहले तो ये चेक करना है कि रेफरेंस वीडियो के अंदर ये हो कब रहा है, एंड उसके बाद आपको बस नॉर्मली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है, जिसके बाद 3 सेकंड के करीब की फ्रेम लगा के उसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे कर देना है। इससे ऐसा लगेगा कि कार ने स्पीड अप किया है। आप टाइमलाइन में आगे और भी देख सकते हो कि कहाँ पे ऐसा स्पीड अप हुआ है एंड वहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म से ये काम कर सकते हो। अब अगर मैं एनिमेशन को रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट एनिमेशन बन गई है हमारी कार पीएनजी की। नाउ हमें ये देखना है कि कार पीएनजी किस मोमेंट पे ऊपर गया है एंड किस मोमेंट पे टेक्स्ट एंड ह्यूमन पीएनजी शो अप हुआ है। तो मैं सिंपली 4.10 सेकंड के करीब आ जाऊंगा एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वीडियो एडिटिंग इन एलाइट मोशन, जिसके बाद आप इसका कलर साइज एंड फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाउ आपको बैक आ जाना है एंड ये देखना है कि किस मोमेंट पे टेक्स्ट शो होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं हल्का सा टाइमलाइन में आगे आ जाता हूँ, जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसे हल्का सा स्केल कर दूंगा एंड इसकी सही पोजीशन पे इसे रख दूंगा। जिसके बाद आपको जाना है इफेक्ट के अंदर एंड इस बार टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको इफेक्ट्स की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है एंड फिर टाइमलाइन में लेयर की स्टार्टिंग में आ जाना है। जिसके बाद आपको रेंज वाले फीचर को ओपन अप करना है एंड स्टार्ट पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन फिर रेफरेंस वीडियो के अंदर देखना है कि टेक्स्ट किस मोमेंट पे पूरी तरह से रिवील हो रहा है। जैसा कि मुझे दिख रहा है 5.18 पे ये टेक्स्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं हल्का सा आगे चला जाऊंगा 5.20 पे एंड यहाँ पे फिर स्टार्ट की वैल्यू को 100 कर दूंगा। जिसके बाद मैं इफेक्ट की सेटिंग्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले टैब को ओपन करूंगा एंड देन अल्फा पे क्लिक करके उसे -1 कर देंगे। जिसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करके ऑफसेट में y की वैल्यू पे जाना है एंड उसे हल्का सा कम कर देना है लेयर के बीच में आके, नियरली -44 के करीब। अगर इसे हल्का सा मैं रन करके देखूं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन लेटर्स के ऊपर लगी है जबकि हमें वर्ड्स के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट के आगे ही वो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको लेटर की जगह वर्ड को चूज कर लेना है। जिसके बाद अगर मैं हल्का सा प्ले करके देखूं तो आप देख सकते हो कि वर्ड वाली एनिमेशन हमें मिल रही है। नाउ ये सब कुछ करने के बाद आपको इफेक्ट वाला टैब बंद करना है एंड वापस अपने प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे आना है एंड देन यहाँ पे अपनी लेयर को सिलेक्ट करके चले जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है पोजीशन वाले टैब में। जिसके बाद आपका टेक्स्ट जहाँ पे कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे भी एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे वापस जाना है एंड अपने टेक्स्ट लेयर को स्क्रॉल करके कैनवस के बाहर कर देना है ताकि एक अच्छी खासी एनिमेशन बन सके। अगर मैं प्ले करके देखूं हल्का सा तो ऐसा बना होगा। नाउ आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में बस ग्राफ ऐड करना है एंड ग्राफ के आर्म्स को थोड़ा स्ट्रेच कर देना ताकि एक अच्छा एनिमेशन मिल सके। नाउ जब ये कर लोगे उसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड जिस मोमेंट से आपकी टेक्स्ट वाली लेयर स्टार्ट हुई है उस टाइम पे आना है एंड देन मीडिया पे क्लिक करके अपने दूसरे पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेना है। जिसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। सिंस मैं रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ एंड क्योंकि मेरा पीएनजी उतना डार्क नहीं है तो मैं पहले एड इफेक्ट में जाके कलर एंड लाइटनिंग की कैटेगरी के अंदर जाके यहाँ पे सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन कलर पे क्लिक करके इसके लिए ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लूंगा ताकि एक अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट बन सके। जिसके बाद मैं बैक आ जाऊंगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा स्केल से और इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग। जब पोजीशन की सही अलाइनमेंट हो जाए उसके बाद आपको एनिमेशन देना है, जिसके लिए आपको लेयर की स्टार्टिंग में आ जाना है और एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड यहाँ पे फिर स्केल में जाके भी आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। जिसके बाद आपको जाना है 5.20 सेकंड पे जहाँ पे एनिमेशन पूरी रिवील हो चुकी थी एंड यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड कर देना पोजीशन और स्केल दोनों के अंदर। अब सिंपली बस आपको स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे आ जाना है एंड अपने पीएनजी को कैनवस के बाहर कर देना है कुछ इस वे में। एंड सिंस हमने 2 की फ्रेम्स लगाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राफ भी एड ऑन होगा ही, तो मैं वो भी लगा देता हूँ। जिसके बाद इसी ग्राफ को आपको कॉपी करना है एंड स्केल वाले ऑप्शन में भी जाके उसे पेस्ट कर देना है। नाउ अगर मैं प्ले करके देखूँ तो कुछ इस तरह की एनिमेशन मिल जाएगी।
ना अगर मैं रेफरेंस वीडियो में आगे देखूं तो 7.12 के करीब यहाँ पे एक एरो आ रहा है, तो अब उसे भी रिक्रिएट कर लेते हैं। तो मैं हल्का सा बैक आके देखूंगा कि ये एरो वाली एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो ये 6.5 के करीब से स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस टाइम पे आके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से फ्री हैंड ड्राइंग वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। जिसके बाद आप यहाँ से ब्रश के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं जरा ब्रश के साइज को 10 कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक एरो वाली ड्राइंग बना लेता हूँ। एंड सिंस मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए यहाँ पे ये बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला इसके स्ट्रक्चर पे, आप लोग बस एडजस्ट कर लीजिए इसके साथ। इसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड दोबारा से इस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट के अंदर चले जाना है एंड इस बार आपको सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस। जिसके बाद आपको इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ऐड ऑन कर देना है। ना आपको पहले एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टार्टिंग में ये एक की फ्रेम ऐड करना है। जिसके बाद आपको हल्का सा आगे आना है, देखना है कि एनिमेशन किस मोमेंट पे पूरी रिवील हो रही है एंड देन यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करके वैल्यू को 100 कर देना है। तो अगर इसे प्ले करके देखो तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको दिख रही होगी। जब फाइनली आप ये सब कुछ कर चुके होगे तो आपकी एनिमेशन तैयार हो चुकी होगी। ये एक बहुत ही इजी एनिमेशन थी, आपको बस बेसिक टूल्स का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ओके सो आज की क्लास में हम ईमान गाजी का ये वाला एनिमेशन रिक्रिएट करेंगे। एक बार मैं पहले आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। नाउ इस एनिमेशन को रिक्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड को क्रिएट करना होगा, लेकिन उससे भी पहले मैं रेफरेंस वीडियो को एक साइड में रख देता हूँ। नाउ रेफरेंस वीडियो को एक साइड रखने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके शेप लेयर में चला जाऊंगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ऐड कर लूंगा। जिसके बाद मैं 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे कि हमारा रेक्टेंगल पूरे कैनवस में फैल जाएगा। इसके बाद आपको टाइमलाइन में वापस आना है एंड अपनी रेक्टेंगल वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपनी रेफरेंस वीडियो वाली लेयर के नीचे रख देना है, ताकि रेफरेंस वीडियो आपको विजिबल रहे। इसके बाद आपको चले जाना है कलर एंड फिल में एंड यहाँ पे आपको ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बीच वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि रेडियल ग्रेडियंट है एंड देन कैनवस में इस सेंटर को जरा बीच में ले आना है कुछ इस वे में। आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपका ब्लैक कलर है आपको वहाँ पे रेड चूज कर लेना है एंड जहाँ पे आपका व्हाइट कलर है वहाँ पे आपको ब्लैक कर देना है, ताकि एक अच्छा ग्रेडियंट बन जाए। जब आप ये करोगे तो आपको एक डायनेमिक इफेक्ट मिलेगा। आप इवन रेडियस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो इस लाइन को स्ट्रेच करके, ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। नाउ जब आप ये सब कुछ कर लो उसके बाद आपको वापस टाइमलाइन में आ जाना है एंड यहाँ पे अपने पीएनजी को इम्पोर्ट करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जिस पीएनजी को इम्पोर्ट करना है वो है ह्यूमन का। मेरे पास रेफरेंस वीडियो थी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT से सेम रेफरेंस पीएनजी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है। आप इसी वे में अपने एसेट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं, इवन मैं शेयर भी कर दूंगा। नाउ पीएनजी को इंपोर्ट करने के बाद मैं सबसे पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चला जाऊंगा एंड इसकी अलाइनमेंट एंड साइज को यहाँ से ठीक कर लूंगा, ताकि ये पूरे कैनवस को अच्छे से कवर कर ले, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नाउ जब आप ह्यूमन के पीएनजी को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लो उसके बाद आपको वापस से मीडिया में जाना है एंड इस बार ब्रेन वाले पीएनजी को भी इंपोर्ट कर लेना है एंड उसको उसकी सही जगह पे रखना है। अगेन इसका भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपको बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्केल एंड रोटेशन का यूज करके इसको सही जगह पे प्लेस कर देना है। जब आप ब्रेन के अलाइनमेंट को सही कर दो उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट के अंदर एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको कलर एंड लाइट कैटेगरी के अंदर कलराइज वाला इफेक्ट को चूज करना है। जिसके बाद आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है रेड कलर की साइड, ताकि एक रेड ग्रेडियंट आ जाए आपके ब्रेन के अंदर। लेकिन आप देख सकते हो कि ये उतना रेड नहीं है जितना हमें चाहिए, तो आपको अगेन ऐड इफेक्ट में जाना है एंड इस बार अगेन कलर एंड लाइट की कैटेगरी के अंदर आपको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाले इफेक्ट को चूज करना है। जिसके बाद आपको ब्राइटनेस को घटाना है नियरली -85 पे एंड देन आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है ताकि आपका पीएनजी एक एचडी इफेक्ट दे सके, एज यू कैन सी। जिसके बाद आपको अगेन ऐड इफेक्ट पे जाना है एंड इस बार फिर से कलर एंड लाइट कैटेगरी के अंदर ही आपको 4 कलर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को चूज करना है। जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स को ऑन करना है एंड देन यहाँ पे आपको 4 कलर्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर कलर को चूज करना है एंड उसको रेड कलर का ही अलग अलग टोन देना है। लाइक कहीं पे डार्क कर दिया, कहीं पे लाइट कर दिया, कहीं पे मिड टोन रखा है एंड ऐसे ही। जब आप ये कर लोगे तो फाइनली आपका ब्रेन कुछ इस जैसा दिखेगा, लेकिन स्टिल ये परफेक्ट नहीं है। इसलिए अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको एक और सेटिंग दिखेगी ब्लेंडिंग के नाम से। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि फाइनली आपका ब्रेन कुछ ऐसा दिखेगा।
ये सब कुछ करने के बाद आपको नॉर्मली बैक आ जाना है एंड फिर चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में एंड यहाँ पे शेडो को ऑन कर देना है, जिसके बाद आपको कलर को ब्लैक की जगह यहाँ पे रेड कर देना है एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इस वे में। जब आप ये सब कुछ कर लोगे उसके बाद आपको वापस से अपने ह्यूमन वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड इस बार इफेक्ट के अंदर जाके ड्रॉइंग एंड एज कैटेगरी के अंदर स्मूथ बेवल वाले इफेक्ट को चूज कर लेना है, जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स को ओपन करना है एंड यहाँ पे रेडियस को थोड़ा सा कम करना है। एंड जब आप ये कर लो उसके बाद आपको वापस से बैक आना है एंड अगेन चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में एंड शेडो को ऑन कर देना है एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि पूरा सीन रियलिस्टिक टाइप लगे। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आपके पीएनजी सही जगह पे सेट हो चुके होंगे। अब आपको एनिमेशन देना स्टार्ट करना है। तो एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नल लेयर को ऐड कर लेंगे, जिसके बाद आपको अपने दोनों पीएनजीज को नल लेयर से अटैच करना है। एंड सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया था, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में एक और एलिमेंट को ऐड करना भूल गया हूँ, जो कि मैं अभी ऐड कर देता हूँ। तो आपको बस मीडिया पे जाना है एंड इस वाली वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अगेन एसेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करके अपने ह्यूमन वाले पीएनजी के भी नीचे वाली लेयर पे ले आना है, जिसके बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके यहाँ पे कलर डॉट्स को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको बस इस वीडियो के अलाइनमेंट को सही करना है। तो आपको बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड स्केल में जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको इफेक्ट्स के अंदर जाना है एंड ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको ओपेसिटी वाली कैटेगरी के अंदर जाना है एंड यहाँ पे फेदर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है अराउंड 0.39 के करीब एंड देन बैक आ जाना है। जिसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को भी नल लेयर के साथ अटैच करना है बाकी सभी पीएनजी के साथ। नाउ अगेन एनिमेशन देने के हम बेसिक प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आपको नल लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है एंड पोजीशन के अंदर ही सबसे पहले स्टार्टिंग में ही की फ्रेम दे देना है। जिसके बाद आपको रोटेशन में जाके भी स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम दे देना है। नाउ अगर मैं आप टाइमलाइन में आगे जाके रेफरेंस वीडियो को देखूं तो नियरली 1.15 के करीब पे जाके हमारा ह्यूमन का जो पीएनजी है वो स्ट्रेट हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड पोजीशन में भी यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। जिसके बाद हमें अगेन स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे जाना है एंड देन रोटेशन पे जाके इसको रोटेट करना है कुछ इस वे में ताकि ये रेफरेंस वीडियो जैसा बन जाए। तो मैं रोटेशन में अराउंड इसको 10 कर देता हूँ एंड देन पोजीशन में जाके इसे थोड़ा कॉर्नर में ले आता हूँ, जैसा कि हमारी रेफरेंस वीडियो में है अगर आप ध्यान दो तो। जब आप पोजीशन वगैरह की एडजस्टमेंट कर दो उसके बाद आपको बस दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है एंड यहाँ पे 4th नंबर ग्राफ दे देना है। जिसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर्व कर लेना है एंड देन रोटेशन में भी जाके सेम ग्राफ को पेस्ट कर देना है। नाउ अगर मैं स्टार्टिंग में आके एनिमेशन को प्ले करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी होगी। तो यहाँ एनिमेशन तो परफेक्ट है, लेकिन मुझे बैकग्राउंड में थोड़ी सी कमी लग रही है क्योंकि हमारी रेफरेंस वीडियो के अंदर हल्का सा व्हाइट ग्लो भी है। तो मैं सबसे पहले उस चीज को ठीक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं बस इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके ऐड इफेक्ट के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पे एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा कलर एंड लाइट कैटेगरी में से, जो कि है सैचुरेशन वाला इफेक्ट। आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स ओपन करनी है एंड देन यहाँ पे सैचुरेशन को -100% कर देना है। जिसके बाद आपको एक स्टेप बैक आ जाना है एंड देन यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाके कलर डॉज की जगह इसको स्क्रीन पे कर देंगे। जैसे आप ये करोगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड ओपेसिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि एक परफेक्ट सीन यहाँ पे बन सके। ना अगर मैं टाइमलाइन में वापस आके प्ले करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके सो यहाँ तक की एनिमेशन तो बन गई है। अब हमें आगे की एनिमेशन क्रिएट करनी है। तो आगे की जो एनिमेशन है वो नियरली 2.5 से स्टार्ट हो रही है। तो आपको इस टाइम स्टैम्प पे आ जाना है एंड देन नल लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाना है, जहाँ पे आपको 3D कैटेगरी के अंदर रास्टर एक्सट्रूड वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है एंड देन स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है एंड यहाँ पे लाइट सोर्स पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपको शाइन पे क्लिक करके सबसे पहले उसकी वैल्यू को 0 कर देना है। जिसके बाद अगर आप हल्का सा ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे डेप्थनेस का भी ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे भी सिलेक्ट करना है एंड इसकी वैल्यू को भी नियर टू 0 कर देना है। जिसके बाद आपको टॉप पे जाना है एंड देन यहाँ पे ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करना है, जिससे कि आप कुछ इस वे में अपने पीएनजी को हिला सकते हैं। तो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करना है एंड देन जिस मोमेंट पे एनिमेशन खत्म हो रही है जो कि है 3.20 सेकंड पे, आपको यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है और यहाँ से ओरिएंटेशन की वैल्यू को इंक्रीज करना है कुछ इस वे में। अगर मैं पहले की फ्रेम पे आके इसे हल्का सा प्ले करके देखूं तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी थी वो यहाँ पे श्रिंक हो रही है। और प्ले करने के बाद वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकला जो मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। लेकिन ये करने में भी एक दिक्कत है कि हमारा ब्रेन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया और ह्यूमन बॉडी छोटी हो गई है। तो मैं सिंपली बैक आ जाऊंगा एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल के अंदर जाके इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा एंड देन थोड़ा सा पीछे आके यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे दूंगा ताकि पोजीशन परफेक्ट रहे पहले की तरह। और यहाँ पे साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा ताकि ये पहले वाला ही लुक दे। नाउ अगर मैं इसे प्ले करके देखूं तो एक परफेक्ट इफेक्ट यहाँ पे बन रहा है।
नाउ आपको बस बैक आ जाना है एंड इफेक्ट के अंदर जाके इस वाले इफेक्ट को ओपन करना है एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। जिसके बाद आपको टाइमलाइन में वापस आ जाना है एंड देन यहाँ पे अपने ब्रेन वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसकी भी इफेक्ट कैटेगरी के अंदर जाके आपको बस 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके ब्रेन के अंदर भी सेम एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। नाउ ये करने के बाद आपको टाइमलाइन में वापस आ जाना है एंड देन चेक करना है कि रेफरेंस वीडियो के अंदर ये एनिमेशन टोटली खत्म कहाँ पे हो रही है। तो एनिमेशन यहाँ पे नियरली 6.4 सेकंड पे खत्म हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको सभी लेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको थोड़ा एक्सटेंड कर देना है 6.4 तक, जो कि आप यहाँ से कर ही सकते हो। एंड सेम चीज मैं बैकग्राउंड के साथ भी करूंगा। बेसिकली जो लेयर जहाँ पे खत्म हो रही है आपको उसको वहां तक एक्सटेंड करना है। नाउ आपको करना है क्या है कि आपको रेफरेंस वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे 4.15 सेकंड के करीब पे हमारे ब्रेन के अंदर एक मूवमेंट आई है एंड जो ह्यूमन वाला पीएनजी था उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। तो हम इस चीज को भी रिक्रिएट कर लेते हैं। आपको बस 4.15 सेकंड पे आना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल के अंदर चले जाना है। जिसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड करना है। जिसके बाद आपको ये चेक करना है कि एनिमेशन कहाँ तक हो रही है। जैसा कि हमारी रेफरेंस वीडियो में 5.20 तक यहाँ पे एनिमेशन हो रही है, तो मैं उस टाइम पे चला जाऊंगा एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे फिर ब्रेन के साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस वे में। अगर आप इसे प्ले करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसी एनिमेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे एनिमेशन थोड़ी स्लो है तो मैं यहाँ पे ग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। जिसके बाद अगर मैं प्ले करके देखूँ तो एनिमेशन काफी स्मूथ हो गई है। सो ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड अपने ह्यूमन वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड देन सेम टाइम पे आके आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। एंड देन फिर आगे आके जिस मोमेंट पे एनिमेशन खत्म हो रही है वहां पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड ओपेसिटी को पूरा 0 कर दूंगा। इसको प्ले करने पे आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग नोटिस करोगे तो रेफरेंस वीडियो के अंदर बैकग्राउंड की भी ओपेसिटी कम हुई है। तो अगेन आपको सेम टाइम पे आना है एंड इस बार बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसकी भी ओपेसिटी को आपको कम करना है बिल्कुल सेम वे में। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है एंड देन 5.25 सेकंड पे आके आपको एक और की फ्रेम ऐड करना है एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। टोटली 0 नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा कम। ये सब कुछ करने के बाद अगर मैं एनिमेशन को प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा बना होगा। तो इस मोमेंट तक मेजर एनिमेशन का काम हो गया है। अब आपको बस कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ब्रेन के अंदर ये जो आइकन आ रहा है हम उस चीज को रिक्रिएट कर लेते हैं। तो मैं पहले टाइमलाइन में वापस आऊंगा एंड चेक करूंगा कि ये एनिमेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट हुई थी। तो ये जो एनिमेशन है ये 3 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है और नियरली 3.15 सेकंड पे खत्म हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके शेप्स के अंदर जाके यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लूंगा एंड इसके बाद मैं जाऊंगा कलर एंड फिल में एंड इसके कलर को व्हाइट कर दूंगा कुछ इस तरह से। ये करने के बाद आपको बैक आना है एंड देन चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो के अंदर, जिसके अंदर आपको स्ट्रोक को एनेबल करना है एंड कलर पे क्लिक करके अगेन इसे व्हाइट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रोक के साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है ताकि अच्छे से विजिबल रहे। इसके बाद आपको जाना है शेडो में एंड शेडो को भी ऑन कर देना है एंड इसके कलर को व्हाइट कर देंगे एंड इसको एक ग्लो इफेक्ट दे देंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी सिखा रखा है। ये सब कुछ करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ पे फिर इफेक्ट के अंदर जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस एंड आपको इस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ ही। जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स को ओपन करना है एंड अपनी सर्कल वाली लेयर के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड साइज पे क्लिक करके इसे 100 कर देना है। जिसके बाद आपको 3.20 सेकंड पे जाना है जहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हुई है एंड इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। मुझे हल्का सा मिसमैच लग रहा है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे कर दूंगा। अगर हम प्ले करके देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक परफेक्ट एनिमेशन बन रही है। नाउ इसके बाद आपको इस सर्कल के अंदर एक आइकन को एनिमेट करना है, वो भी मास्किंग के साथ। यानी कि अगर आप रेफरेंस वीडियो पे ध्यान दोगे तो जो वो ट्रॉफी वाला आइकन है वो सर्कल के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले एक आइकन ले आता हूँ एंड यहाँ पे ट्रॉफी नहीं है तो यहाँ पे अम्ब्रेला को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके साइज को डिक्रीज कर दूंगा कुछ इस वे में एंड इसकी पोजीशन को अलाइन कर दूंगा अपने कैनवस के अकॉर्डिंग। नाउ कलर एंड फिल में जाके आपको इसे व्हाइट कलर दे देना है रेफरेंस वीडियो की तरह ही। मैं आपको बस रेफरेंस वीडियो को रिक्रिएट करना सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एक्जैक्टली सेम चीजें कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को चूज कर सकते हैं। नाउ ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड इस आइकन वाली लेयर को भी सर्कल वाली लेयर के साथ ही ले आना है। जिसके बाद मैं एक बार अगेन रेफरेंस वीडियो को प्ले करके देखूंगा कि किस तरह इसे एनिमेट किया गया है। नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे ट्रॉफी हल्का सा रोटेट होते हुए आई है, तो हमें ये काम ऑलरेडी आता ही है। आपको बस आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना है, पोजीशन के अंदर भी एंड रोटेशन के अंदर भी। जिसके बाद 3.15 पे जहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो रही है वहाँ पे भी दोनों के अंदर की फ्रेम दे देने हैं। जिसके बाद आपको वापस से पहले वाले की फ्रेम पे आना है एंड रोटेशन में इसको इस वे में रोटेट कर देना है एंड देन पोजीशन में आके इसको थोड़ा सा डाउन साइड ले आना है इस तरह से। नाउ अगर मैं रन करके दिखाऊं तो एनिमेशन तो यहाँ परफेक्टली बन गई है,
लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि हमने यहाँ पे अभी मास्क नहीं करा है, तो हम वो भी कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने आइकन वाले लेयर को सिलेक्ट करके ही रखना है एंड देन 3 डॉट पे क्लिक करके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप एनिमेशन को रन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक गलती हो गई है, आपको यहाँ पे अम्ब्रेला दिखेगा ही नहीं। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन ये है कि जो हमारी सर्कल वाली लेयर है आप देख सकते हो उसमें कोई बैकग्राउंड कलर ही नहीं है, वो खाली है, वो भी एक स्ट्रोक ही है। अगर मैं सर्कल के अंदर कलर फिल कर दूं फिर आप देख सकते हो कि आपको अम्ब्रेला विजिबल है। एंड अगर मैं कलर के साथ इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारा अम्ब्रेला अच्छे से मास्क हो गया है और सर्कल के अंदर से ही इमर्ज हो रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बैक आना है एंड अनडू कर देना है एंड देन आपने जो ये अम्ब्रेला को मास्क किया था उसे अनमास्क कर देना है। सिंपली आपको बस 3 डॉट पे जाना है एंड यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि ये अनमास्क हो जाएगा। तब उसी इफेक्ट को वापस से क्रिएट करने के लिए हम करेंगे क्या कि हमें आइकन वाली लेयर को सिलेक्ट करके इस बार ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर चले जाना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना है, जिसके बाद आपको ओपेसिटी को 0 कर देना है कुछ इस तरह से। जिसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है जहाँ पे हमने पहले दूसरा की फ्रेम दिया था एंड वहाँ पे इसको पूरा 100 कर देना है। सो अगर हम इसे प्ले करके देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बन रही है, लेकिन अगर आप अभी भी देखो तो यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम दिख रही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले की फ्रेम को उठाएंगे एंड उसे थोड़ा सा पास ले आएंगे दूसरे की फ्रेम के। एंड अब अगर मैं प्ले हे गाइस वेट, अगर आपने ये कोर्सेज को कंप्लीट किया है तो मैं बता दूं कि मैंने ये कोर्सेज को लीक किया है और ऐसे मैंने 4000 से भी ज़्यादा कोर्सेज को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। और वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे आप अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक सर्च का ऑप्शन। सिंपल सा इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिंपल सा आपको सर्च करना है RIYASMM.shop। क्या सर्च करना है, RIASMM.shop। अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं स्क्रीन पे आपको बैक में दिख रहा होगा, सिंपल सा वही वर्ड मीनिंग को सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ पे ये सारे कोर्सेज अपलोडेड है। तो जाइए और कोर्सेज को एंजॉय करिए। सा पास ले आएंगे दूसरे की फ्रेम के। एंड अब अगर मैं प्ले करके देखूं तो आप देख सकते हो कि हमारी गलती छिप गई है, अब वो विजिबल नहीं है। अब अगर मैं इस पूरे एनिमेशन को स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि आपने फाइनली कुछ ऐसा बना लिया होगा। सो यहाँ पे वैसे एनिमेशन तो कंप्लीट हो गई है, बस यहाँ पे एक टेक्स्ट रह गया तो मैं वो भी जल्दी से यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ऑल्दो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये आता होगा, लेकिन स्टिल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको पूरा ही दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं टाइम में थोड़ा आगे आ जाऊंगा एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर लूंगा एंड देन उसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा। जिसके बाद आपको पता ही है कि आप यहाँ से उसके कलर एंड फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। साइज को आप टेक्स्ट वाले फीचर से थोड़ा लिमिटेड ही इंक्रीज कर सकते हो, तो इसलिए आपको वापस आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड इसके स्केल को इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से। जिसके बाद आपको पोजीशन में जाके इसको बस सही तरीके से अलाइन कर देना है। जब आप ये कर लो तो आपको टाइमलाइन में वापस आना है एंड देन अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके उसे ब्रेन वाले PNG के नीचे रख देना है कुछ इस वे में। जिसके बाद आपको रेफरेंस वीडियो में बस ये देखना है कि आपकी टेक्स्ट की एनिमेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट हुई है। तो ये नियरली 4.29 पे ही स्टार्ट हो गई थी। तो आपको बस अपनी टेक्स्ट वाली लेयर को उठाना है एंड उसको वहां पे ले आना है एंड इसके बाद आपको वही नॉर्मल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, देन इफेक्ट के अंदर जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे स्मूथ बेवल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग्स को ओपन करना है एंड डिफ्यूज कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इसे ब्लैक कर देना है एंड इसके बाद रेडियस को भी थोड़ा सा कम कर देना है। बस हम एक अच्छा सा टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको वापस से एक स्टेप पीछे आ जाना है एंड देन अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपनी टाइमलाइन में ही टेक्स्ट वाली लेयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है एंड देन अपने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले इफेक्ट की सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पे आपको रेंज को ओपन करना है एंड देन यहाँ स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद जिस मोमेंट पे आपके टेक्स्ट की एनिमेशन कंप्लीट हो रही है आपको उस टाइम पे चले जाना है एंड यहाँ पे देन इसकी वैल्यू को 100 कर देना है। देन रेंज से बाहर निकल के आपको नीचे ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना है एंड यहाँ पे अल्फा को सिलेक्ट करके इसे -1 कर देना है। इसके बाद आपको हल्का सा ऊपर की साइड आना है एंड यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू में x की वैल्यू को 75 कर देना है, जिससे कि आपकी एनिमेशन और प्रॉपर हो जाएगी। ये सब कुछ करने के बाद आपको वापस से बैक आना है एंड देन ऐड इफेक्ट पे अगेन क्लिक करके ब्लर कैटेगरी के अंदर आपको गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है एंड देन स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन जहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो रही है उस टाइम पे आके आपको एक और की फ्रेम भी दे देना है और इस मोमेंट पे ब्लर स्ट्रेंथ को 0 कर देना है कुछ इस वे में।
नाउ अगर इसे प्ले करके देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में भी ब्लर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। नाउ ये सब कुछ करने के बाद फाइनली आपकी एनिमेशन प्रॉपर रेडी है, लेकिन हमारी टाइमलाइन काफ़ी मैसी हो गई है, तो पहले टाइमलाइन को ठीक कर लेते हैं। एज एन एडिटर आपको ये हैबिट बनानी है कि आपको हर एक इफेक्ट के बाद अपनी टाइमलाइन को क्लीन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। नाउ फाइनली हमारी फाइनल एनिमेशन रेडी है। मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये जो चैप्टर आपने जस्ट अभी देखा है, इसको मैंने लाइव रिकॉर्ड करा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऑन द मोमेंट एडिट करते टाइम कैसे कैसे गलतियां होती है एंड कैसे उसको टैकल किया जाता है। आई होप इस चैप्टर के अंदर आपको एक नई एनिमेशन सीखने को मिली होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज की क्लास में हम ईमान गाजी का ये वाला एनिमेशन रिक्रिएट करके देखेंगे। मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। एनिमेशन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एंड वही चीज मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है कि मैं रेफरेंस वीडियो को छोटा करके एक साइड में रख देता हूँ, एंड इसके बाद आपको अगेन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके सबसे पहले अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। जिसके बाद आपका जो मेन एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे कि ये इंसान है, आपको इसका कटआउट भी इंपोर्ट करना है। ये चीज मैंने पहले ही पिक्सल लैब में कर ली थी, आप अपना टाइम लेके आराम से कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि आपका कटआउट इमेज की बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में बैठा हो। मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ कि ये पीएनजी दिख कैसा रहा है। अब ये पीएनजी मैंने क्यों बनाया ये आपको आगे समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड लास्ट में आके यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देना है। जब आप ये कर लो फिर आपको अपनी रेफरेंस वीडियो में चेक करना है कि किस मोमेंट पे सीन चेंज हुआ है। तो अगर मैं रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग देखूं तो नियरली 5.7 सेकंड के करीब पर यहाँ पे सीन चेंज हुआ है। एक वाइड शॉट से क्लोजअप शॉट आया है, तो आपको यहाँ पे सीन को स्प्लिट करना है। और क्योंकि मेरी दोनों लेयर्स यहाँ पे सिलेक्टेड ही है, तो मैं बस इस वाले आइकन पे क्लिक करके दोनों को एक साथ ही स्प्लिट कर सकता हूँ। एज यू कैन सी, जब दोनों लेयर स्प्लिट हो गई तो अगर आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान दोगे, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ टाइमलाइन में, यहाँ पे जो मेरी ऊपर वाली लेयर्स है वो मेरी नीचे वाली लेयर्स के ऊपर चढ़ी हुई है, यानी ओवरलैप कर रही है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं बस नीचे वाली लेयर्स का जरा ड्यूरेशन कम कर दूंगा ताकि यहाँ पे परफेक्ट सीन बना रहे। जिसके बाद आपको अपनी ऊपर वाली लेयर्स के साथ अब काम करना है, क्योंकि सीन यहीं पे चेंज हुआ है, आपको यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है, एंड स्केल में जाके अपने बैकग्राउंड के स्केल को इंक्रीज कर देना है, जिससे कि ऐसा लगेगा कि हमने जूम इन किया है। जिसके बाद पोजीशन में जाके आपको इसकी अलाइनमेंट को भी ठीक करना है। यहाँ पे जो आदमी है उसकी शक्ल ऊपर चली गई थी, तो मैं उसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। जब आप बैकग्राउंड के साथ ये कर लो तो फिर आपको अपने पीएनजी के साथ भी सेम काम करना है। आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या फिर मैनुअली भी ये काम कर सकते हो। जब आप ये सब कर लोगे और फिर टाइमलाइन में वापस आके यहाँ पे इस ट्रांजिशन को प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छे से ये हो गया होगा, जहाँ पे एकदम से हमने जूम इन कर लिया है। सो फाइनली जब आपका सीन सेटअप यहाँ पे हो गया है, उसके बाद हम लाइन वाली एनिमेशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस वीडियो में देखना है कि लाइन वाली एनिमेशन स्टार्ट किस मोमेंट पे हुई है। आपको रेफरेंस वीडियो बहुत ही छोटी दिख रही होगी तो हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन ये 0.20 सेकंड के करीब पे स्टार्ट हुई है। तो आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वेक्टर ड्राइंग के अंदर जाना है और फिर यहाँ टच पैड से आपको कैनवस की लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट लगा देना है और फिर उसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हुए यहाँ पे भी एक पॉइंटर लगा देना है। जब आप ये कर लो उसके बाद आपको बैक आना है एंड देन कलर एंड फिल के अंदर जाके सबसे पहले इसको नो कलर पे चूज कर लेना है, एंड देन वापस से बैक आके आपको जाना है बॉर्डर एंड शेडो के अंदर एंड यहाँ पे स्ट्रोक को एनेबल कर देना है और कलर को चूज करके यहाँ पे इसको व्हाइट कर देना है। स्ट्रोक का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसे हल्का सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे। ये करने के बाद आपको वापस से बैक आना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल से इसके साइज को इंक्रीज कर देना है कुछ इस वे में। साइज को इंक्रीज करने के बाद आपको जाना है पोजीशन में एंड इसको सही जगह पे प्लेस कर देना है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अपने लेफ्ट साइड पे ले आना है, थोड़ा इस वे में। जब आप ये सब कुछ कर लो उसके बाद आपको बैक आना है एंड देन इफेक्ट के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको सर्च करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस। आपको इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ नहीं, ड्रॉ ग्रेजुअली वाले प्रीसेट के साथ। इस इफेक्ट को यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले बहुत बार सिखा चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। प्रीसेट अप्लाई करते ही मैं बैक आ जाऊंगा एंड इसको प्ले करके देखूंगा कि क्या ये सही तरीके से बना है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनिमेशन बन चुकी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है अभी हमें। जब आपकी लाइन वाली एनिमेशन बन जाए उसके बाद आपको अपनी शेप लेयर को सिलेक्ट करना है एंड उसे अपने पीएनजी के नीचे भेज देना है, क्योंकि रेफरेंस वीडियो के अंदर लाइन हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे चल रही है एंड यही रीजन है कि हमने पीएनजी का कटआउट लिया था, क्योंकि उसके बिना ये चीज नहीं हो पाती। ओके, सो लाइन एनिमेशन के बाद यहाँ पे रेफरेंस वीडियो के अंदर उस लाइन के ऊपर एक रेड लाइन भी आ रही है जिसको भी बिल्कुल सेम एनिमेशन दिया गया है। तो
तो आपको करना क्या है कि आपकी जो ये शेप 1 वाली लेयर है इसको बस सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इस लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और फिर इस नई लेयर को सिलेक्ट करके आपको जाना है बॉर्डर एंड शैडो के अंदर एंड यहाँ पे स्ट्रोक के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देना है और साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा यहाँ से। जिसके बाद आपको जाना है शैडो में एंड शैडो को एनेबल करके यहाँ पे एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है। सिंपली आपको बस कलर पे सिलेक्ट करके उसे रेड कलर में ही कन्वर्ट कर देना है और नीचे पोजीशन में 0 कर देना है और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। जिसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी जो ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट था उसे डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे वो हम की फ्रेम का यूज करके करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि आपकी जो नई रेड लाइन है सबसे पहले तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर पे कर देना है। जिसके बाद आपको रेफरेंस वीडियो में ये चेक करना है कि रेड लाइन किस मोमेंट पे आना स्टार्ट हुई है। तो नियरली 1.9 सेकंड पे रेड लाइन आना स्टार्ट हुई थी। तो आपको करना क्या है कि अपनी रेड लाइन को व्हाइट लाइन के ऊपर परफेक्टली एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आप पोजीशन में ये कर सकते हैं और फिर लेफ्ट साइड को ड्रैग करके इसको बिल्कुल आउट ऑफ कैनवस कर सकते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि स्टार्ट ही हो रहा है। जिसके बाद आपको इस लेयर की स्टार्टिंग में आना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देना है। इस मोमेंट पे मुझे भी रेफरेंस वीडियो क्लियर नहीं है तो मैं जरा इसको पहले बड़ा करके एक साइड पे रख देता हूँ ताकि मुझे दिख सके कि कब लाइन आ रही है और कब खत्म हो रही है। ओके, सो 2.20 सेकंड पे रेड लाइन वाली एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। तो आपको अपनी रेड लाइन वाली लेयर को वापस सिलेक्ट करके रखना है एंड यहाँ पे दूसरा की फ्रेम लगा देना है और लाइन को ड्रैग करके यहाँ पे आधे पोर्शन तक ले आना है जैसा कि रेफरेंस वीडियो के अंदर है। अब अगर मैं आगे जाके देखूं तो यहाँ पे लाइन दोबारा से थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ 3.20 सेकंड पे मैं दोबारा एक और की फ्रेम दूंगा। ओके, सो रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग 3.20 से लेके 5.5 तक लाइन दोबारा से इंक्रीज हुई थी। तो हम यहाँ पे दूसरा की फ्रेम लगा देंगे एंड रेड लाइन को थोड़ा सा और आगे की साइड को ड्रैग कर लेंगे। जब आप ये सब कुछ कर लो तो आपको बैक आ जाना है एंड आपकी जो लाइन वाली लेयर है उसको जरा एक्सटेंड कर देना है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 5 सेकंड के पास में ही खत्म हो चुका है जबकि टाइमलाइन 8 सेकंड की है। ओके, सो 5.7 के बाद स्टार्ट होता है क्लोजअप वाला सीन। तो आपको करना क्या है कि आपको वापस से रेड लाइन वाले शेप को चूज करना है एंड देन उसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नियरली 5.10 सेकंड के करीब पे वापस एक की फ्रेम दे देना है। रीजन ये है कि 5.10 सेकंड के बाद दोबारा से एनिमेशन स्टार्ट हुई है और उससे पहले कुछ भी नहीं किया गया है। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कैनवस में आपको अभी लाइन नहीं दिख रही है एंड इसका रीजन ये है कि टाइमलाइन में जो हमारी पीएनजी वाली लेयर है और बैकग्राउंड वाली लेयर है वो हमारी शेप लेयर के ऊपर है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली बस बैकग्राउंड वाली लेयर को चूज करना है एंड उसे शेप लेयर के नीचे ले आना है। पीएनजी को टॉप पे रहने देना है क्योंकि उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड को नीचे ले आओगे तो आपको लाइन विजिबल हो जाएगी। जिसके बाद आपको अपनी रेड लाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 5.10 पे तो आप की फ्रेम दे ही चुके हो। आपको आगे बढ़ना है एंड देखना है कि किस मोमेंट तक एनिमेशन दोबारा से हुई है। तो यहाँ 6.25 सेकंड पे हमारी रेड लाइन यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो मैं इसे बस सिंपली ड्रैग करके थोड़ा आगे ले आऊंगा। जब आप दोनों की फ्रेम लगा लो फिर आपको बस इसके बीच में ग्राफ एनिमेशन भी देनी है एंड ये ग्राफ आपको हर एक जगह पे देना है जहाँ पे भी आपने 2 की फ्रेम लगाए थे। बेसिकली जहाँ पे भी रेड लाइन की एनिमेशन स्टार्ट हुई थी वहाँ बीच बीच में ग्राफ दे देना। सो नाउ अगर मैं बैक आके शुरू से आपको टाइमलाइन प्ले करके दिखाऊं तो अभी तक हमने कुछ इस तरह की एनिमेशन बना ली है। टेक्निकली सारा काम हो चुका है और सिर्फ टेक्स्ट वाला काम बाकी है। तो जो सबसे पहला टेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट में आया है वो है 2.5 सेकंड के करीब पे। तो आपको बस इस टाइम स्टैम्प पे आ जाना है एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब इस मोमेंट पे जरा रेफरेंस वीडियो पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट 2 तरीकों से लिखा गया है, एक तो बोल्ड फॉन्ट के साथ और एक नॉर्मल। तो मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट को लिख के उसे बोल्ड वाला फॉन्ट दे देता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा, जिसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे जरा सही साइड पे ले आऊंगा एंड देन एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके सबसे पहले तो मैं अंदर लिखी हुई लाइन को चेंज करूंगा एंड देन फॉन्ट को थोड़ा लाइट चूज करूंगा जैसा कि रेफरेंस वीडियो के अंदर है। जिसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स के अंदर एंड ऐड इफेक्ट के अंदर जाके टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको टेक्स्ट स्पेसिंग वाला इफेक्ट चूज करना है और फिर यहाँ पे इफेक्ट की सेटिंग्स के अंदर आपको लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कुछ इस वे में। जब आप अपने टेक्स्ट का सारा काम कर लो फिर आपको इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है ताकि एनिमेशन देना आसान रहे। इसके बाद आपको अपने ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करना है एंड जिस मोमेंट पे एनिमेशन स्टार्ट हुई है जो कि है 2.5 सेकंड पे आपको यहाँ तक अपनी लेयर को एक्सटेंड कर लेना है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। जिसके बाद बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं पहले इसको इसकी सही पोजीशन पे रख देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे हल्की सी मिस्टेक दिख रही है, मेरी लाइन थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई है। तो मैं पहले तो दोनों लाइन लेयर्स को सिलेक्ट करके उनको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा आई लेवल के करीब पे। जब आप लाइन को सही जगह पे रख दो उसके बाद आपको वापस से अपने टेक्स्ट वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दे देना है एंड की फ्रेम देने के बाद उसे हल्का सा नीचे करके कैनवस के बाहर कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे को टेक्स्ट विजिबल नहीं है, वो बाद में आया है।
फिर आपको टाइमलाइन में हल्का सा आगे जाना है एंड जिस मोमेंट पे टेक्स्ट पूरा रिवील हो गया है उस टाइम पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। तो नियरली 5 सेकंड के करीब पे जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे ह्यूमन वाले पीएनजी के भी पार चला गया है। टेक्निकली लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर में टेक्स्ट जा चुका है। तो यहाँ पे आपको की फ्रेम ऐड करना है एंड अपने टेक्स्ट को ड्रैग करके कैनवस के बाहर ही कर देना है, कुछ इस वे में। जब आप दोनों की फ्रेम्स दे चुके हो उसके बाद आपको बस दोनों की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ देना है ताकि एनिमेशन स्मूथ रहे। तो अब अगर इसे प्ले करके देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी होगी, लेकिन ये रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि रेफरेंस वीडियो के अंदर बीच में हल्का सा टेक्स्ट रुका हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जिस मोमेंट पे आपको टेक्स्ट हल्का सा रुका हुआ दिख रहा है आपको बस उस टाइम पे जाना है एंड वहाँ पे एक की फ्रेम दे देना है एंड इसकी पोजीशन को हल्का सा पीछे कर देना है, कुछ इस वे में। और अगर इसे प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी होगी। एनिमेशन ठीक है, यहाँ पे बस आपको बीच में ग्राफ देना है जिसके बाद ये परफेक्टली रेफरेंस वीडियो जैसा ही हो जाएगा। अब हमारी एक टेक्स्ट लेयर तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन ऐसे ही 3 बार और टेक्स्ट आए हैं। तो मेरे को बस ये देखना है कि किस मोमेंट पे वो टेक्स्ट आया है, जो कि यहाँ पे है 4.5 सेकंड पे। तो मैं बस इस टाइम पे आऊंगा एंड जो पहले हमने लेयर बनाई थी, ग्रुप लेयर बनाई थी, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जिसके बाद अगर मैं इसे प्ले करके देखूं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बन रही है। तो यहाँ पे हल्का सा बस टाइमिंग में डिफरेंस है नई लेयर के साथ। तो मैं करूंगा क्या, तो मैं नए वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ग्राफ के अंदर जाके इसके हैंडल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा। जिसके बाद अगर मैं हल्का सा इसे मैनुअली रन करके देखूं तो अब ये परफेक्ट बैठ रहा है। ओके, सो ये परफेक्ट है। अब अगर आप बैक आओगे टाइमलाइन में तो 6.16 सेकंड के करीब पे एक और टेक्स्ट एनिमेशन है, यानी कि तीसरा टेक्स्ट है। तो आपको अगेन बस सेम काम करना है, लेयर को कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है एंड पोजीशन को सही रखते हुए की फ्रेम्स के अंदर माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है ताकि टाइमिंग परफेक्ट बैठे। ये चीज आपको आती है तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जब आप ये सब कुछ कर लो उसके बाद आपको अपनी टाइमलाइन को क्लीन करना है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड इनके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। नाउ इस मोमेंट तक हमारी सारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आखिरी काम है वो है कैमरा का। तो मैं पहले रेफरेंस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि एनिमेशन का काम लगभग खत्म हो गया है, तो अब हमें इतना कुछ डिटेल में देखना नहीं है। जिसके बाद मैं टाइमलाइन की स्टार्टिंग में आके यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट के अंदर कैमरा को ऐड ऑन कर लूंगा एंड कैमरा व्यू को भी ऑन कर दूंगा यहाँ से। एंड क्योंकि हमने कैमरा लेयर को ऐड करा है तो हम नल लेयर को भी ऐड करेंगे क्योंकि कैमरा को स्मूथनेस नल ही देता है। जिसके बाद आपको बस अपने कैमरा वाली लेयर को नल लेयर से अटैच कर देना है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। सो नाउ कैमरा एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नल लेयर को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में क्या एनिमेशन मिली है। तो स्टार्टिंग में ही हल्का सा जूम आउट हो रहा है रेफरेंस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाना है एंड फिर यहाँ पे जेड की वैल्यू में हल्का सा जूम इन करना है, यानी कि वैल्यू को इंक्रीज करना है प्लस की साइड पे। जिसके बाद आपको टाइमलाइन में आगे जाना है एंड देखना है कि कैमरा किस मोमेंट तक जूम आउट हो रहा है। तो ये नियरली 4.25 तक जूम आउट ही हो रहा है। तो आपको यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगाना है एंड देन जेड की वैल्यू को वापस से कम कर देना है, यानी कि नेगेटिव की साइड लेके जाना है। जब आप ये कर लो फिर आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है एंड यहाँ पे एक ग्राफ एनिमेशन दे देनी है। तो अगर प्ले करके देखे तो कुछ इस तरह से एक अच्छी खासी एनिमेशन यहाँ पे बन रही है। तो मैं एक बार वापस से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पे आ जाता हूँ एंड नल लेयर को सिलेक्ट करके उसे लास्ट मोमेंट तक ले जाता हूँ टाइमलाइन की, यानी कि इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। जिसके बाद अगेन आपको नल लेयर को सिलेक्ट करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके देखना है कि अगली एनिमेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट हुई है। तो ये नियरली 5.10 सेकंड पे हुई है, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम दे दूंगा। जिसके बाद आपको टाइमलाइन के एंड में आना है क्योंकि एनिमेशन वहीं पे खत्म हुई है, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। और फिर आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, यानी कि इस मोमेंट पे कैमरा लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपको बस यहाँ टच पैड में राइट साइड पे करना है एंड आपकी एनिमेशन बन जाएगी। यहाँ पे टेक्निकली आप एक्स एंड वाई की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। सो दोनों की फ्रेम्स लगाने के बाद आपको यहाँ पे अगेन एक और ग्राफ ऐड कर देना है। सो वैसे यहाँ पे एनिमेशन तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे टेक्स्ट लेयर के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि जस्ट हमने अभी कैमरा ऐड करा है तो जो टेक्स्ट हमने छुपाया था वो अब विजिबल हो रहा है। तो आपको बस टेक्स्ट लेयर में जाके इन चीजों को हाइड करना है। वैसे इस मोमेंट पे एक और काम आप कर सकते हो कि जो लेयर का काम खत्म हो गया उनको कट आउट कर दो, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोगों को पहले से ही आता है, तो मैं इस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आपकी कुछ ऐसी एनिमेशन बन चुकी होगी। तो आज की क्लास में हम ईमान गाजी का ये वाला एनिमेशन रिक्रिएट करेंगे। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो इस एनिमेशन को रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड चाहिए, एंड मैं बैकग्राउंड बनाना आप लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ, इसलिए इस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नॉर्मली आपको एक रेक्टेंगल शेप को लाना है, उसको कैनवस के अकॉर्डिंग फिट करना है, कलर एंड ग्रेडिएंट में जाके उसको कलर दे देना है।
और आपका बैकग्राउंड रेडी होगा। मैंने पहले बैकग्राउंड बना के रख लिया और अपने रेफरेंस वीडियो को भी छोटा करके रख लिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो इसके बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक हैंड पीएनजी को यहाँ पे ले आना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑल्दो मेरे पास एक कलर्ड हैंड पीएनजी भी है जिसको मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। आप इसको बहुत इजीली जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से या फिर डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं मिलता है इस तरह का पीएनजी तो मैं आपको नॉर्मल हैंड पीएनजी पे कलर कैसे डालना है वो भी सिखा देता हूँ। तो नॉर्मल हैंड पीएनजी को रेड कलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन इफेक्ट के अंदर चले जाना है, जहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके आपको कलर एंड लाइट कैटेगरी के अंदर चले जाना है और यहाँ से 4 कलर ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करना है एंड आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मल्टीपल कलर्स है जो कि आपको आपके हैंड पीएनजी पे दिख भी रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको सभी कलर्स को रेड में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन रेड के अलग अलग टोन्स में, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ज्यादा डार्क एंड सो ऑन। जब आप कलर्स को चेंज कर दो उसके बाद आपको नीचे आना है एंड अल्फा को पूरा 100 कर देना है एंड उसके जस्ट नीचे ही आपको ब्लेंडिंग मोड दिख जाएगा जो कि अभी नॉर्मल पे है। आपको इसको चेंज करके मल्टीप्लाई पे कर देना है ताकि हल्का सा रियलिस्टिक लगे। जब आप ये कर लो उसके बाद आपको एक स्टेप पीछे आना है एंड अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके इस बार कलर एंड लाइट के अंदर एक्सपोजर एंड गामा वाले इफेक्ट को चूज कर लेना है। जिसके बाद आपको इस इफेक्ट की सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा ही बढ़ाना है एंड गामा को काफी बढ़ाना है, जिससे कि आपके हैंड पीएनजी की डिटेल्स दिखने लग जाएगी। जब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो उसके बाद अगेन आपको एक स्टेप पीछे आ जाना है एंड देन अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके कलर एंड लाइट कैटेगरी के अंदर आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाले इफेक्ट को चूज करना है, जिसकी सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट करना है। इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो मैं अगेन एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा एंड हाईलाइट एंड शेडो वाले इफेक्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। जिसके बाद इस सेटिंग्स के अंदर भी आपको हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा सा शेडो को इंक्रीज करना है। ये बहुत ही छोटी एडजस्टमेंट्स है, आपको ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ये सब कुछ करने के बाद फाइनल टचअप देने के लिए आप वापस से एक्सपोजर एंड गामा के अंदर जाके गामा को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो ताकि पूरा रियलिज्म लगे यहाँ पे पीएनजी के अंदर। नाउ ये था एक पूरा प्रोसीजर अपने एसेट्स को किसी भी थीम कलर के अकॉर्डिंग चेंज करने का। आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ आ गए होंगे। फिलहाल के लिए मेरे पास इससे अच्छा एसेट अभी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड अच्छे वाले एसेट्स के साथ ही काम करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा हैंड पीएनजी है उसकी डायरेक्शन अलग है, वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना पड़ेगा हमें। तो वो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टली का एंड इसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका पीएनजी वीडियो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सेट हो। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। नाउ हम वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब ये जो आपकी लेयर है इसको आपको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। द रीजन इस रेफरेंस वीडियो के अंदर 3 अलग तरह से शॉट्स लिए गए हैं। तो अगर आप लोग रेफरेंस वीडियो पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 1.11 सेकंड के बाद शॉट चेंज हुआ है। पहले एक वाइड शॉट था जो कि बाद में क्लोजअप शॉट में कन्वर्ट हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेयर को स्प्लिट कर लूंगा। आई होप आपको ये आता होगा, आप बेसिक्स नहीं भूले होंगे। इसके बाद अगर आप लोग टाइमलाइन में आगे चलोगे तो आप देख पाओगे कि 4.29 के करीब पे शॉट फिर से चेंज हुआ है। क्लोजअप शॉट से वो एक वाइड शॉट में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको इस लेयर को स्प्लिट कर लेना है। सो ये सब कुछ करने के बाद आपको वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है अपनी टाइमलाइन के एंड यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि किस मोमेंट पे जाके आपकी पहली वाली एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। एज यू कैन सी रेफरेंस वीडियो के अंदर 1.5 के करीब पे हैंड राइजिंग वाली एनिमेशन कंप्लीट हो रही है। सो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल से इसके साइज को इंक्रीज कर देना है ताकि ये परफेक्टली कैनवस के अंदर फिट हो सके। जिसके बाद आपको इसकी पोजीशन अलाइनमेंट को सही तरीके से रख के आपको यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन इस लेयर की स्टार्टिंग में जाके यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है और हमारे हैंड पीएनजी को कैनवस के बाहर ले जाना है, जैसा कि हमारी रेफरेंस वीडियो में है। जब आप दोनों की फ्रेम्स लगा लो उसके बाद आपको यहाँ पे एक ग्राफ भी दे देना है जिससे कि एक स्मूथ एनिमेशन बनेगी। ओके, सो हमारी फर्स्ट एनिमेशन रेडी है। अब हमें सेकंड लेयर पर जाना है एंड वहाँ पे जो भी एनिमेशन है उसे रिक्रिएट करना है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल से इसके साइज को ठीक करेंगे एंड इसकी अलाइनमेंट को भी परफेक्ट करेंगे। ओके, सो जब आप इसको अलाइन कर लोगे उसके बाद आता है मेन काम, जो कि है इस तरह के बॉक्स बनाना जो कि आपको रेफरेंस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो इस बॉक्स को रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड देन वेक्टर ड्राइंग के अंदर चले जाना है। जिसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड करना है। आपको वेक्टर ड्राइंग का यूज करते हुए ही सभी पॉइंट्स इस वे में लगाने हैं कि आप एक डायमंड शेप रिक्रिएट कर लो रेफरेंस वीडियो की तरह ही एंड मेक श्योर कि आपने लास्ट वाले पॉइंट को अगेन फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर ओवरलैप करके डाला हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वेक्टर ड्राइंग ओपन ही रहेगी एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की भी शेप बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी ठीक मेरी तरह। तो आप यहाँ पे बस पॉइंटर पे क्लिक करके उनको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब आप ये कर लो इसके बाद आपको बैक आ जाना है एंड देन चले जाना है कलर एंड फिल के अंदर एंड यहाँ पे नो कलर को चूज कर लेना है।
जिसके बाद अगेन आपको बैक आ जाना है एंड देन बॉर्डर एंड शैडो के अंदर जाके स्ट्रोक को एनेबल कर देना है एंड कलर पे क्लिक करके इसके कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे एंड स्ट्रोक के साइज को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो ताकि वो अच्छे से विजिबल रहे। जिसके बाद अगेन आपको बैक आना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके इसे थोड़ा सा स्केल अप कर लेना है एंड पोजीशन के अंदर से इसकी अलाइनमेंट को भी ठीक कर लेना है। जब आप ये कर लो देन आपको अपनी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर ही शेप वाली लेयर को ठीक लेयर 2 की स्टार्टिंग में ले आना है एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट को ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं शेप के अंदर नंबर लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे बस एक नंबर लिख दूंगा एंड इसके कलर फॉन्ट साइज को मैं ठीक कर लूंगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ। जब आप टेक्स्ट को ऐड कर लो अपने मर्जी के फॉन्ट के साथ तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके उसके अलाइनमेंट को और पोजीशन को सही करना है। नाउ फाइनली आपका टेक्स्ट रेडी है तो आपको प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर टेक्स्ट वाली लेयर को भी शेप लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है एंड अगर आप ध्यान दोगे तो रेफरेंस वीडियो के अंदर जो नंबर है वो प्रॉपरली व्हाइट नहीं है, वो एक ग्रेडियंट है। तो आपको बस नॉर्मली कलर एंड फिल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे ग्रेडियंट को चूज कर लेना है जहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट कलर सिलेक्टेड ही रहता है। आपको बस इसकी पोजीशन को चेंज करना है, कलर को चेंज नहीं करना है एंड आपको एक अच्छा खासा ग्रेडियंट मिल जाएगा। जब आप ये कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नो एलिमेंट्स तो आ गए हैं लेकिन ये उतने अच्छे नहीं दिख रहे जितने रेफरेंस वीडियो के अंदर है। द रीजन इज रेफरेंस वीडियो के अंदर चीजों को फेड आउट किया गया है, तो वो चीज हम भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको मास्किंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको बस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे एक रेक्टेंगल को चूज कर लेना है। जिसके बाद आपको एडिट शेप के अंदर जाना है एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है इस वे में। जिसके बाद आपको बैक आना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके उसको उस पोजीशन पे रखना है जहाँ पे आप फेड देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको नंबर के हल्का सा नीचे रख देता हूँ। ये करने के बाद आपको कलर एंड फिल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। जिसके बाद आपको इफेक्ट के अंदर जाना है एंड यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके इस बार ब्लर कैटेगरी के अंदर गॉसियन ब्लर को चूज कर लेना है और हम इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने गॉसियन ब्लर दिया तो हमारा जो पुराना डायमंड शेप था वो अब दिख रहा है अपने बॉक्स के नीचे से, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। जब आप ये सब कुछ कर लो तो आपको इस लेयर को भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है। मुझे मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं जल्दी से इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्केल में से। सो ये सब कुछ करने के बाद आपको तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला मास्क है वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा फेड आउट इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, ठीक हमारी रेफरेंस वीडियो की तरह ही। ये सारे स्टेप्स मैंने बस इसलिए फॉलो करे थे ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि एक फेडर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअल रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग हमें इस मोमेंट पे एक एनिमेशन रिक्रिएट करनी थी। तो मैं अभी अंडू कर देता हूँ एंड एनिमेशन को रिक्रिएट करते हैं। तो इस एनिमेशन को रिक्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शेप वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, डायमंड वाली लेयर को, एंड देन इफेक्ट के अंदर जाके आपको एक इफेक्ट को यहाँ पे ऐड करना है जो कि है ड्रॉइंग प्रोग्रेस। एंड इस बार स्टैंडर्ड सेटिंग की जगह आपको ड्रॉ ग्रेजुअली को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिसके बाद आपको इफेक्ट की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे एंड पे क्लिक करना है और लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करके उसे सिंपली थोड़ा सा आगे ले आना है। जिसके बाद अगर हम बैक आके स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे एनिमेशन तो परफेक्ट हो रही है, लेकिन एनिमेशन की जो डायरेक्शन जा रही है वो गलत हो रही है। यानी कि एनिमेशन नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए थी लेकिन हमारी एनिमेशन ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो इसको ठीक करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको बस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन के अंदर इसे पूरा 180 डिग्री घुमा दीजिए। रोटेट करने पे ये नीचे आ गया तो आपको बस पोजीशन में जाके इसको सही पोजीशन पे वापस से रख देना है एंड आपका सारा काम हो जाएगा। ये करने के बाद मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ कि एनिमेशन सही हुई है या नहीं। यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम आ गया कि ये इन्वर्ट हो गया है, तो मैं बस यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ एंड आई होप इस बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। ओके सो अगर अब मैं एनिमेशन देखूँ तो एनिमेशन परफेक्ट है। अब मैं बस पोजीशन में जाके इसको जरा अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। नाउ फाइनली एनिमेशन तैयार है, तो आपको अगेन बस तीनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मास्क कर देना है जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था। सो अगर मैं स्टार्टिंग में आके आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बना है। तो यहाँ पे हमने जितना एनिमेट करा वो तो काफी अच्छे से हो गया, बस एक चीज रह गई है, रेफरेंस वीडियो के अंदर टेक्स्ट भी एनिमेट हुआ है। सो आपको बस यहाँ पे ग्रुप के अंदर ही चले जाना है एंड देन टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है एंड देन जिस मोमेंट पे आपकी शेप लेयर कंप्लीट हो रही है उस मोमेंट पे भी एक की फ्रेम लगा देना है एंड देन स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आके आपको अपने टेक्स्ट को नीचे ले जाना है ताकि वो विजिबल न रहे। जिसके बाद आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है एंड यहाँ पे एक ग्राफ दे देना है। नाउ अगर प्ले करके देखें तो यहाँ पे हमने पूरी एनिमेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो रेफरेंस वीडियो के अंदर ठीक इसी तरह नंबर 2 और 3 को भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम इसी वाली लेयर के 2 डुप्लीकेट बना लेंगे। तो इसके लिए बस आपको लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। जिसके बाद आपको ये देखना है कि जो नंबर 2 है वो किस मोमेंट पे आना स्टार्ट हुआ है। तो रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग नियरली 2.10 सेकंड पे नंबर 2 रिवील हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो कि रेफरेंस वीडियो के अंदर जब नंबर 2 रिवील हुआ है तो वहाँ पे हैंड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। सो हमें भी ये करना पड़ेगा।
तो आपको बस इसी टाइम स्टैम्प पे रहना है एंड देन अपने हैंड वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड देन चेक करना है कि एनिमेशन किस मोमेंट पे स्टार्ट हुई है। यहाँ पे एनिमेशन बहुत ही क्विक है एंड आई गेस 1 मिली सेकंड के लिए ही हुई है, तो मैं यहाँ पे 2.9 सेकंड पे भी की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। पूरी एनिमेशन 2.9 और 2.10 के बीच में हो गई है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने दूसरे वाले की फ्रेम पे आना है जो कि 2.10 सेकंड पे था और यहाँ पे आके अपने हैंड की पोजीशन को चेंज कर देना है रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है, जिसके बाद आपको सेम काम ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर के साथ भी करना है। बिल्कुल सेम टाइम स्टैम्प्स पे आपको की फ्रेम लगाने हैं एंड उसको भी इसी वे में एनिमेशन देनी है। सो अब अगर मैं लेयर की स्टार्टिंग में आके आपको हल्का सा रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लिच हो रहा है। एक्चुअली में ये ग्लिच नहीं है, नॉर्मली हम जहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं अगर उनके बीच की ड्यूरेशन बहुत ही कम हो तो एलिमेंट थोड़ा सा आगे पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर में है तो एलिमेंट हमारे कैनवस के बाहर ही चला गया है। आप लोग फोन से एडिट कर रहे हो तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हर एक सेकंड पे आती ही रहेगी, तो यहाँ पे ज्यादा चिंता लेने की बात है नहीं। वैसे आपको बस अपनी लेयर को थोड़ा ज्यादा जूम इन कर लेना है, अपने हैंड पीएनजी के सेकंड वाले की फ्रेम पे जाना है एंड उसको कैनवस के बिल्कुल कोने पे रखने की जगह थोड़ा सा बाहर की साइड ले आना है, यानी कैनवस के अंदर ले आना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड ये चीज एनिमेशन में सही है या नहीं ये आप हल्का सा आगे जाके देख सकते हो। लाइक 1-2 फ्रेम अगर आप मैनुअली आगे करोगे तो आपको दिखता रहेगा कि वो चीज कैनवस में विजिबल है या नहीं है। एज यू कैन सी अभी भी नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सा और अंदर की साइड लाना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखोगे तो इस फ्रेम के अंदर हमारा हाथ दिख रहा है। तो इसी वे में आप हिट एंड ट्रायल का यूज करके देख सकते हो कि परफेक्ट मूवमेंट कब मिलेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने हैंड वाले पीएनजी को छोड़ सकते हो। एंड बिल्कुल सेम काम आपको ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर के साथ भी करना पड़ेगा। इसमें आपको हल्का सा टाइम लगेगा लेकिन आसानी से हो जाएगा। मैं अभी के लिए रेफरेंस वीडियो को लेफ्ट हैंड साइड पे रख देता हूँ ताकि चीजें ओवरलैप ना हो। नाउ अगर हम एनिमेशन को देख के हल्का सा मैनुअली रन करके तो ये परफेक्टली हो गया है और कोई भी चीज अब कट नहीं हो रही है, अच्छे से विजिबल है। नाउ इसके बाद आपको देखना है कि नंबर 2 किस मोमेंट पे विजिबल होना स्टार्ट हुआ है एंड देन वापस से इस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट लेयर कर देना है। आपको अगर याद हो मैंने लेयर पहले ही कॉपी कर ली थी। लेयर को पेस्ट करने के बाद उसे आपको हल्का सा आगे की साइड ले आना है क्योंकि एनिमेशन आने में देर लगेगी। जिसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड इसकी पोजीशन को सही जगह पे अलाइन कर देना है। जिसके बाद आपको लेयर को वापस से कॉपी कर लेना है क्योंकि हमें नंबर 3 भी यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा बाद में। सो आपको बस चेक करना है कि किस मोमेंट पे नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड देन अगेन पेस्ट लेयर कर देना है एंड उसको भी सही पोजीशन पे रख देना है। सेम प्रोसेस है, हम बार बार बस रिपीट कर रहे हैं। जिसके बाद अगर मैं बैक आके आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन बनी है अभी तक। सो यू कैन सी कि एनिमेशन इस मोमेंट तक तो ठीक है, बस बॉक्स के अंदर जो नंबर है हमें उसे चेंज करना है। तो आपको बस ग्रुप के अंदर जाना है, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे नंबर चेंज कर लेना है। ये स्टेप भी आपको आता ही है तो इसको मैं हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब आप 3 नंबर्स को एडिट कर लो उसके बाद आप देख सकते हो कि 3.18 सेकंड पे दोबारा से एक एनिमेशन हुई है एंड हैंड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो आपको यहाँ पे हैंड वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद अगेन आपको बस एक फ्रेम ही आगे जाना है, यानी 3.19 सेकंड पे जाना है एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। और इस बार आपको अपनी हैंड की पोजीशन को लेफ्ट साइड पे ले जाना पड़ेगा। जैसे हमने पहले राइट कॉर्नर में रखा था उसी तरह अब इस बार हम लेफ्ट कॉर्नर में रखेंगे, लेकिन हल्का सा पीछे ही रखेंगे ताकि पिछली वाली गलती दोबारा से रिपीट ना हो। सो जब आप हैंड की पोजीशन को सही जगह पे कर लो उसके बाद आपको बस 3.18 सेकंड पे आना है एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेयर्स है उनको कट आउट कर देना है। जैसे ये थर्ड ग्रुप एक्स्ट्रा है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब अगर आप रेफरेंस वीडियो में ध्यान दोगे तो हैंड मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो नंबर था उसकी भी मूवमेंट हुई है, वहाँ पे भी एनिमेशन है। तो आपको बस पहले वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने नंबर 1 लिखा था एंड वहाँ पे 3.18 पे ही एक की फ्रेम दे देना है एंड देन 3.19 पे भी एक की फ्रेम दे के उसकी पोजीशन को चेंज करना है जैसा कि रेफरेंस वीडियो के अंदर है। टेक्निकली बस हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं नंबर को। ये करने के बाद आपने जो लेयर पहले कॉपी करी थी उसको अगेन पेस्ट करना है एंड उसकी पोजीशन को सही जगह पे रख देना है। जिसके बाद उसके अंदर के नंबर को आप चेंज कर सकते हो एंड ठीक उसी वे में एक और बॉक्स यहाँ पे भी बनाना है। टोटल यहाँ पे 5 नंबर्स है तो आपको ये 4 बार कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके सो इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं रेफरेंस वीडियो को हाइड करके आपको हल्का सा प्ले करके दिखाऊं मैनुअली तो ये कुछ ऐसा बना है अभी तक। तो यहाँ पे हमने एक परफेक्ट क्लोजअप शॉट बना लिया है जैसा कि हमारी रेफरेंस वीडियो के अंदर था। अब हम आगे वाले सीन को भी रिक्रिएट कर लेते हैं। तो आपके हैंड पीएनजी का जो तीसरा लेयर था आपको बस उसे सिलेक्ट करना है एंड देन देखना है कि किस मोमेंट पे एनिमेशन हुई है। यहाँ पे 5.10 सेकंड पे एक वाइट शॉट आ गया है तो आपको बस अपने हैंड वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड यहाँ पे स्केलिंग के अंदर जाके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देना है। मुझे रेफरेंस वीडियो को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिलहाल के लिए मैं रेफरेंस वीडियो को सही जगह पे प्लेस कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा करके।
ताकि सब कुछ विजिबल रहे। सो नाउ इस मोमेंट पे आपने जितने भी नंबर्स लिखे थे वो सारे विजिबल है कैनवस पे रेफरेंस वीडियो के अंदर ही। तो हम क्या करेंगे कि हम सारे नंबर्स को वापस यहाँ पे ले आएंगे। मैंने ऑलरेडी लेयर को कॉपी कर रखा था तो बस उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आऊंगा। जिसके बाद मैं ये देखूंगा कि हमारे नंबर की एनिमेशन किस मोमेंट पे खत्म हुई है। तो वो नियरली 5.20 सेकंड पे खत्म हुई है। तो मैं यहाँ पे जो 5.20 सेकंड से पहले वाला सीन है उसे कट कर दूंगा क्योंकि हमें नंबर पूरा चाहिए विदाउट एनिमेशन। जिसके बाद मैं लेयर को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आऊंगा जो कि है 5 सेकंड। इसके बाद आपको बस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड जैसे जैसे रेफरेंस वीडियो में जो जो पोजीशन है आपको बस उसको उस जगह पे रखना है। आगे की लेयर्स को मैनेज करना आसान हो इसलिए मैं हैंड पीएनजी को ऊपर ही ले आता हूँ। जिसके बाद आपको करना क्या है कि आपका जो नंबर 1 है उसको बस हैंड के पीछे रखना है। नाउ जो ये हमारी ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर थी हम इसी लेयर को कॉपी कर लेते हैं एंड इसी को फिर पेस्ट करते रहते हैं एंड बाकी सारे नंबर्स को भी रिक्रिएट कर लेते हैं उनकी अलाइनमेंट को सही जगह पे रख के। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो फाइनली आपका फ्रेम कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने अभी अंदर के नंबर चेंज नहीं करे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ लेकिन आप लोग कर लेना। नाउ जब आप ये सब कुछ कर लो उसके बाद आपको यहाँ पे एक नल लेयर को ऐड करना है एंड देन अपने सारे ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर्स को नल लेयर से अटैच कर देना है। जब आप सभी लेयर्स को नल के साथ अटैच कर दो उसके बाद आपको बस नल लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड उसकी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद आपको हल्का सा टाइमलाइन में आगे जाना है नियरली 5.8 के करीब एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है। जिसके बाद आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे वापस आना है एंड इस बार जेड वाली वैल्यू को चेंज करना है। मैं इसे बस हल्का सा -200 के करीब रख देता हूँ ताकि एक जूम इन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। एंड फाइनली जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो आपकी एनिमेशन रेडी होगी। अब अगर मैं स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊं तो आपने कुछ ऐसा बना लिया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 7। आप लोगों ने बेसिक एडिटिंग सीखने से लेके डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग तक सब कुछ सीख लिया है एंड अब हम लोग एक एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं यानी कि मोशन ग्राफिक्स सीखने वाले हैं। एंड ये बेसिकली ईमान गाजी अपनी एडिटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा यूज करता है। तो इस पूरे मॉड्यूल के अंदर मैं आप लोगों को ईमान गाजी के काफी सारे नए नए इफेक्ट्स को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। इस मॉड्यूल के अंदर नियरली 8 चैप्टर्स होंगे जिनमें आप काफी सारे नए इफेक्ट्स बनाना सीख जाएंगे एंड आपको ये भी समझ आएगा कि कैसे नॉर्मल इफेक्ट्स को सिनेमैटिक बनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर 1 को देख